स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और एक्शन के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि पिछले 15 मिनट में बाजार में आई है बढ़िया रिकवरी। 16,200 पर आपको निफ्टी आते हुए दिखा है। बैंक्स तो ऑफकोर्स जबरदस्त एक्शन में हैं ही, और अब मेटल्स का भी सहारा मिल रहा है। साथ ही हम देख रहे हैं कि ग्लोबल संकेत भी थोड़ा सुधरते हुए दिख रहे हैं। निचले स्तरों से 100 पॉइंट सुधरा है डाउ फ्यूचर्स, हालांकि अभी भी आपको 250 अंकों की गिरावट दिखा रहा है। तो रिकवरी के मूड में है बाजार और कई सारे स्टॉक्स में एक्शन आ रहा है। आइए इस समय की सबसे बड़ी बातें क्या है, पहले वहां पर डालते हैं नजर। अच्छी मूव आ रही है निफ्टी पर, अब 16,200 पर आते हुए दिख रहा है। पूरे दिन रेंज बाउंड ट्रेड ही रहा है, बट अब निचले स्तरों से आप खरीदारी आते हुए देख रहे हैं, और इस खरीदारी की सबसे बड़ी वजह है बैंक्स। अच्छी मूव आ रही है बैंक निफ्टी में। 35,300 के पार आपको बैंक निफ्टी इस समय जाते हुए दिख रहा है। करीब 200-225 अंकों की बढ़त के साथ ये लेवल अब बैंक निफ्टी रिक्लेम कर रहा है। आईटी यहां पर हो रही है जोरदार पिटाई। कल माफ कीजिएगा, फ्राइडे के टीसीएस के नतीजों के बाद आज आईटी की धुलाई है। टीसीएस 5% लुढ़का है और बाकी आईटी शेयर्स में भी आप बड़ा दबाव बनते हुए देख रहे हैं। बट बैंक्स के अलावा मेटल्स यहां पर आपको अच्छी खरीदारी दिख रही है, और यहां का एक्शन आप ध्यान से रखिए। यहां पर अच्छी मूव आ रही है। और फाइनली नजर रखिए जहां तक अमेरिकी फ्यूचर्स का सवाल है। डाउ फ्यूचर्स 1 से 1.25% यहां पर आपको कमजोरी दिख रही थी, अब थोड़ी रिकवर हुए, पर अभी भी 200 पॉइंट नीचे हैं। यूरोप के बाजार ये भी थोड़ी सुस्ती के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, पर देखते हैं कहां से एक्शन यहां पर बनेगा। ग्लोबल मार्केट्स का उतना सहारा नहीं है, बट अच्छे मूव हमारे बाजार में आ रही है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है, और रोटेशन की वजह से आप देखिए आज मिड कैप और स्मॉल कैप्स यहां पर एक और अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। तो मिड कैप स्मॉल कैप का एक्शन बढ़ रहा है। इंडेक्स लेवल पर भी रिकवरी के मूड में, थोड़ा रेंज से बाहर बाजार आ रहे हैं। आइए जानते हैं इस समय आपको कहां पर रखनी है नजर, और आखिरी 1.5 घंटे का एक्शन कैसा रह सकता है इस बाजार के लिए। अनिल जी, गुड आफ्टरनून सर। सुबह से बैंक्स की आउट परफॉर्मेंस थी, वो इस समय बरकरार है। डेज हाई पर बाजार आपको आते हुए दिख रहे हैं। सुबह की रेंज से अब बाहर निकलने की कोशिश, और बैंक निफ्टी की रिकवरी से निफ्टी में भी अब जान आ रही है। सर कैसे देख रहे हैं इसको? दो चीजें दीप। पहले अच्छी बात है कि सुबह जहां हम खुले उसके लोज को हमने तोड़ा नहीं, और लगातार 16,100 के आसपास के लेवल को। दूसरा, निफ्टी बचाएगा, ये सुबह से जो अंदाजा था वो, और बैंक निफ्टी की आउट परफॉर्मेंस बरकरार है, बिल्कुल टिका हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये दोनों चीज़ें अच्छी है। तीसरी चीज़ जो अच्छी है वो ये है कि जो खराब चीज़ें हैं उसके बावजूद हम अच्छे हैं, और ये ज़्यादा अच्छा है जी। और अब जो नेगेटिव साइड है वो मैं बता दूं कि खराब क्या है। शुक्रवार को डाउ हल्का 50 मिनट नीचे बंद हुआ था, उसके बाद आज पूरे दिन पर से डाउ नीचे ही आपका ट्रेड कर रहा है। करेक्ट, 200 पॉइंट, 150 से 200 पॉइंट की रेंज में ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल। तो ऐसे कोई बाहर के बाजारों से संकेत अच्छे नहीं। एशिया आपका खराब ही बंद हुआ है ब्रॉडली। यूरोप की भी शुरुआत कोई ऐसी अच्छी तो नहीं होती हुई कि हल्के फुल्के लाल निशान में ही है मेरे ख्याल से। करेक्ट, बिल्कुल। सो ऐसे ग्लोबल सपोर्ट आपको इस लिहाज से नहीं है। दूसरा, आप कच्चे तेल का दाम देखिए। कच्चे तेल के दाम भी ऊपर की तरफ ही बने हुए हैं। करेक्ट, 106-160 डॉलर के आसपास। अच्छा, थोड़ा नीचे है, अभी थोड़ा सा नीचे है। ठीक है। तीसरी चीज़ है रुपया, जो लाइफ टाइम लो पर आज फिर से हो गया 79.40। करेक्ट, सो उस लिहाज से आप देखेंगे तो कोई खास बढ़िया संकेत आपके नहीं है। तो अगले 1.5 घंटे में दो चीज़ है दीप जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक और हमारे मार्केट की स्ट्रेंथ है जो निचले लेवल से आपको सपोर्ट दे रही है, और दूसरी तरफ ग्लोबल वीकनेस है जो आपको ऊपर में थोड़ा सा अटका कर रखेगी। अब हमें क्या करना है, हम 16,200 के आसपास हैं। ठीक है, 16,265 से 16,300 की रेंज में अगर ऊपर पहुंचते हैं तो वहाँ पर आपको 16,250 के आसपास समझिए, 16,250, 16,275 इस रेंज के आसपास पहुँचते हैं तो प्रॉफिट बुक करेंगे। नीचे वापस 16,125, 16,100 की रेंज में आते हैं तो वहाँ पर ख़रीदारी करेंगे। बेसिकली 16,100, 16,300 आप रेंज आप ब्रॉडली पकड़ के चलें, 200 बीच में आपका पॉइंट है। क्लियर करें एक चीज़, अगर डाउ फ्यूचर्स आपको सुधरते हुए दिखे अगले 1.5 घंटे में तो तुरंत खरीदारी कीजिए, क्योंकि मार्केट स्ट्रेंथ दिखा रहा है। डाउ फ्यूचर्स अगर आपको ढीले होते हुए दिखे तो आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी, क्योंकि पूरा इस वक्त जो ट्रेंड आपको मिल रहा है वहीं से मिल रहा है। बेचने का मन कर रहा है, निफ्टी बेचना है। खरीदने का मन करे, बैंक निफ्टी खरीदना है। अभी भी वो ट्रेंड, हाँ अभी भी वही है। क्योंकि अगर बैंक निफ्टी आज फिर से 35,300 के ऊपर बंद होता है तो बैंक निफ्टी आपके लिए कल परसों में 35,650 से 35,825 की रेंज में जाने को तैयार हो रहा है। यानी कि यहाँ से करीबन 300 से 500 पॉइंट की जगह बैंक निफ्टी में ऊपर के लिए खुल रही है आज जिस तरह का मूवमेंट है उसको देखते हुए। इसलिए लॉन्ग साइड पर रहना है, बैंक सेफ है। शॉर्ट साइड पर रहना है, निफ्टी सेफ है। बैंक्स में सेफ्टी है। चलिए, बाकी मैं डेटा तैयार कर रहा हूँ, आगे हैं डेटा मेरे पास, थोड़ी देर में आपके पास।
एब्सोल्युटली सर। तो चलिए नज़र है बाजार पर और नज़र है इस समय थोड़ी रिकवरी जो बैंक से आई है उससे वजह से निफ्टी में भी जान आई है। बट कौन से स्टॉक्स हैं जो एक्शन में हैं आज और आने वाले दिनों के लिए कौन से अहम इवेंट्स हैं, नतीजों का भी सीजन शुरू हो गया, आइए जानते हैं ट्रिगर्स के बारे में पहले और उसके बाद खबरें। कुशल अरमान दोनों हैं तैयार। कुशल गुड आफ्टरनून, बताएं इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। गुड आफ्टरनून दीप। इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स में नतीजों में देखें तो 5 पैसा कैपिटल इसके नंबर्स आएंगे, साथ ही स्पंदना स्फूर्ति पर भी नजर रखिए। और आज के लिए ये इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं। पर कल यहाँ पर HCL टेक अपने नंबर्स डिक्लेयर करेगा निफ्टी से, साथ ही डेल्टा कॉप F&O स्पेस से भी नंबर्स आते हुए दिखेंगे। कैश स्पेस से आनंद राठी वेल्थ, गोवा कार्बन जैसे स्टॉक्स भी आपको फोकस में रखने हैं, यहाँ पर भी इनके नंबर्स आएंगे। कसिनो पर बनी जो GST काउंसिल के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनकी बैठक कल होने वाली है, तो देखना होगा कि वहाँ से किस तरह के डिसीजंस निकल कर आते हैं। साथ ही IIP डेटा मई के भारत के और साथ ही CPI डेटा जून के ये आते हुए नजर आएंगे। एक्स डेट ट्रेड करेंगे REC जो इन्होंने फाइनल डिविडेंड दिया था और जो स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया था स्टील एक्सचेंज इंडिया ने, वो भी एक्स डेट होता हुआ दिखेगा। रिकॉर्ड डेट है GMM फॉडलर के बोनस शेयर जारी करने की, 2:1 के रेशियो में बोनस शेयर जारी किया गया था। और यूरोपियन यूनियन का इकोनॉमिक फोरकास्ट भी आता हुआ दिखेगा ग्लोबल इवेंट के लिहाज से। 13 जुलाई बुधवार रुचि सोया इसका जो ट्रेडिंग नेम है वो बदला जाएगा और जो नया ट्रेडिंग नेम है पतंजलि फूड्स 13 तारीख से इफेक्टिव हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको नजर रखनी है। साथ ही F&O स्पेस से माइंडट्री अपने नंबर्स डिक्लेयर करेगा और कैश स्पेस से टाटा मेटालिक्स के नंबर्स पर भी आपको नजर रखनी है। एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा श्री सीमेंट, VST इंडस्ट्रीज और साथ ही वेंट इंडिया का काउंटर। और ग्लोबल इवेंट के लिहाज से US के मोस्ट इंपॉर्टेंटली CPI डेटा आते हुए दिखेंगे जून महीने के, और UK के GDP डेटा पर फोकस रखना है। और साथ ही इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा भी मई महीने का आएगा और यूरोप के लिहाज से भी जो ओवरऑल जो इनका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा है वहां पर भी आपको फोकस रखना है। तो ग्लोबल इवेंट के लिहाज से काफी सारे जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उस पर आपको फोकस रखना है। तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हमारे बाजार के लिए और ग्लोबल मार्केट्स के लिए इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है इस हफ्ते। बट आज क्या खबरें आई हैं और कहाँ पर आ रहा है रिएक्शन, आइए इनके बारे में जानते हैं अरमान के साथ। गुड आफ्टरनून अरमान, बताएं कौन से इस समय की खबरें। ये सबसे पहले जाइडस लाइफ साइंसेस पर ध्यान रखिएगा क्योंकि इनको US FDA से एक दवा की मंजूरी मिलती हुई दिखी है और ये दवा का जो उपयोग होता है वो किडनी से जुड़े बीमारियों की दवा इसके इस्तेमाल के लिए इसका उपयोग किया जाता है। LNT पर ध्यान रखिएगा क्योंकि कंपनी को 1000 से लगभग 2500 करोड़ का एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है और ये इनको एक ऑर्डर बिल्डिंग और फैक्ट्रीज जो कारोबार है उसके लिए ये ऑर्डर उनको मिलता हुआ दिखा है। मारुति सुजुकी जिसमें ग्रैंड विटारा के लिए जो उनकी बुकिंग है वो शुरू हो चुकी है और उसकी जो शुरुआती प्राइस है जिसमें आप बुकिंग कर सकते हैं, बुकिंग संभव कर सकते हैं, वो है 11,000। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, हालांकि आप देख रहे हैं सारी बैंक्स को MCLR की दरें बढ़ा रहे हैं, पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र का यह दावा है कि उन्होंने MCLR की जो दरें हैं वो 0.23 से 0.35% कटौती की है। यूनियन बैंक, उन्होंने MCLR में जो 0.10% की बढ़ोतरी की है। कोल इंडिया का अपडेट आता हुआ दिखा है जिसमें Q1 में जो उनका कैपेक्स है वो लगभग 65% बढ़कर आता हुआ दिखा है और जो उन्होंने भूमि अधिग्रहण किया है उस पर लगभग 610 करोड़ का उन्होंने खर्च किया है। और अंत में मेरे पास कुछ ब्लॉक डील्स हैं जिसमें हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल जिसमें 29 लाख शेयर्स, गेल में 10 लाख, एक्सिस बैंक में 37 लाख और अंत में अंबुजा सीमेंट में लगभग 9 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए। ओके, तो ये है आपके लिए ढेर सारी खबरें और उन खबरों पर पूरा का पूरा एक्शन आपके लिए आता हुआ। आइए एक्शन को बढ़ाते हैं आगे और देख लेते हैं कौन कौन हमारे साथ जुड़ चुका है। एक्सपर्ट्स में से एक बार शक्ल देख के बताऊंगा, देख के ही पता चलेगा। ओके, मुस्कुराते हुए सुमित जी, ओके, मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बंसल जी, और कुणाल जी के तो चेहरे पे लाइट बहुत कम है, पता नहीं चल रहा। धीर गंभीर हमारे वागले साहब, और किरण जी सुबह की किरण की तरह चमकते हुए, सचिन जी एकदम शांत और सौम्य और खतरनाक मुस्कुराहट वाले आशीष सर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। आइए पहले बिगुल के साथ करते हैं शुरुआत। किरण जी के लिए बिगुल, किरण का कमाल। बताएं किरण जी। अनिल जी, एक बाय का स्टॉक है और बैंक निफ्टी दोनों बेसिकली निफ्टी 16,200 के ऊपर चल रहा है। बैंक निफ्टी क्रूशल रेजिस्टेंस 35,500 के आसपास ट्रेड करता नजर आ रहा है। तो और आउट परफॉर्मेंस बैंकिंग स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। तो मेरा जो बाय कॉल है वो NBFCs में से है। पिरामल एंटरप्राइजेज ये बाय करके चलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। 1729 का भाव है, 1710 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। मेरा पहला टारगेट 1779 का पहला टारगेट, 1785 का दूसरा टारगेट, ये दोनों आज से कल तक देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त
खरीदारी की पीरामल एंटरप्राइजेस में आती हुई 1755-1760 की रेंज में ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर करें खरीदारी 1710 के स्टॉप लॉस के साथ और टारगेट 1779.85 ये दो टारगेट के लिए। आइए कुणाल जी, राकेश जी भी हैं तैयार। और एक मिनट, कहाँ हैं? देखिए कुणाल जी, राकेश जी, आप दोनों में से किसी की आज बर्थडे है? नहीं होती तो अब तक पता चल जाए। नहीं है ना? अनिल जी, नहीं ना? बार बार बर्थडे नहीं आना चाहिए अनिल जी। हाँ, किसी की वेडिंग एनिवर्सरी? नहीं ना बोला, आपको पता, मुझे थोड़ी पता है। हाँ है तो बोलो, हाँ नहीं है तो नहीं है। क्या किरण जी आपकी है? नहीं, इन दोनों की पूछ रहा हूँ मैं। नहीं, मेरी नहीं अनिल जी, एक करेक्शन था। हाँ। कि वो मुझे पॉइंट आउट करना था। बताइए। अनिल जी, पिरामल एंटरप्राइजेस 1730 फ्यूचर्स का भाव है, 1710 का स्टॉप लॉस रहेगा, 1779 का टारगेट है और 1785 का सेकंड टारगेट रहेगा। कैश मार्केट में ऊपर है, फ्यूचर्स में नीचे ट्रेड कर रहा है, तो वो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से बहुत फर्क पड़ेगा अगर 1730 के आसपास हम बाय करते हैं तो। ओके सर, अभी तो 1755-60 हो गया, चलो भाग गया है, तो 1730 के आसपास खरीदना है। 1710 का स्टॉप लॉस, 1789, 1750। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है आज, कोई ऐसी विशेष इवेंट है इस साल की कुणाल जी, राकेश जी आपके लिए? नहीं अनिल जी, कुछ भी नहीं है ऐसा खास। तो फिर मेरे को क्यों लिख के भेजा कि पिक ऑफ द ईयर देना है? नहीं अनिल जी, नहीं अनिल जी, इवेंट साल तो खास है अनिल जी। हाँ क्या साल तो खास है अनिल जी। अनिल जी आप ही बताएं, 2022 में जितने अवार्ड आपको मिले हैं उतने कभी अरे मिले ये आपको? नहीं ऐसे ये नहीं, ये ऐसे घुमाने की कोशिश। ना हमारे भी अवार्ड हैं। मैं इन सब चीज़ों से पिघलता नहीं, मैं अभी बहुत पक्का हो गया हूँ, मजबूत हो गया हूँ। अब मुझे कुणाल जी, राकेश जी दोनों ने अलग अलग लिख के भेजा कि हमें पिक ऑफ द ईयर देना है। आशीष सर से पूछा, आशीष सर पिक ऑफ द ईयर देने के लिए कोई तो ओकेजन होना चाहिए ना, कि आज क्यों पिक ऑफ द ईयर? गलत बोल रहा हूँ? नहीं अनिल जी, इसका एक दूसरा कारण ये हो सकता है कि इतनी स्ट्रांग कन्विक्शन आ गई हो और अगले 6 महीने के लिए उनको ऐसा लगता हो कि सबसे बड़ा पैसा इसी में बनेगा, और कुछ ऐसा नजर आया है। चार्ट्स में इतना बड़ा कैसे नजर आ गया मुझे समझ नहीं आती। ये तो अनिल जी मेरे लिए भी थोड़ा सा वो है, बट फिर भी अनिल जी मैं बहुत मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ पिक ऑफ द ईयर के लिए। मैं भी अनिल जी देखना चाहता हूँ कि अनिल जी वैसे हो भी सकता है, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम चार्ट्स में अनिल जी लंबी तेजी बताने से कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। जब लंबी मंदी आती है ना, वो नहीं बता पाते चार्ट्स, तो वो मेरे चलो ये अच्छी बात की आपने। अगर मैं भी एक्साइटेड हो जाने के लिए। अगर आपने दो चीजें बहुत अच्छी कही। पहली चीज तो ये कि भाई ऐसा नहीं बोला कि हो सकता है चार्ट पे कुछ अचानक आ गया हो तो चलो पिक ऑफ द ईयर आज भी आ सकता है। इनडायरेक्टली सपोर्ट कर दिया कुणाल जी, राकेश जी। और दूसरा ये कि आपके तेजी के कॉल से उन्हें कोई समस्या नहीं, मंदी के भी बराबर देते रहे। 2-3 तो हो गए आपके पाले में धीमे धीमे आगे, जो सिमी जी कभी नहीं देती थी, ऐसे 1-2 सुमित जी भी थोड़े ज़्यादा देने लगे हैं पहले से। धीरे धीरे बाकी भी आ जाएंगे, चिंता न करें। तो अब मुझे नहीं पता, हमारे पास पिक ऑफ द ईयर का तो है नहीं बिल्कुल, वो 1 जनवरी का था जो अब कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ बहुत अभी है ना। आप बोलो तो मेरे पास सबसे बड़ा वाला बिल्कुल पिक ऑफ द सीरीज वाले ही है, लंबे से लंबे। वही है या स्पेशल पिक का? दोनों में से कौन सा चाहिए पिक ऑफ द ईयर की? बताइए बंसल जी। अनिल जी दोनों ही बजा दीजिए बारी बारी। चलिए, एक विशेष पिक ऑफ द ईयर आ रहा है आपके लिए कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से बिल्कुल। इस स्पेशल पिक को इस साल की पिक के तौर पर मानकर चलें, ऐसा कहना है कुणाल जी और राकेश जी का। बताएं सर। अनिल जी देखिए, अभी कुछ ही समय पहले मैंने और राकेश जी ने निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स के ईटीएफ पर खरीदारी की राय दी थी, और अब हम लोग खरीदारी की राय दे रहे हैं निफ्टी ऑटो इंडेक्स के ईटीएफ पर, यानी कि निफ्टी ऑटो इंडेक्स पर कुल मिलाकर हमारी खरीदारी की राय है। तो अनिल जी, एक जबरदस्त ब्रेकआउट लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर इस इंडेक्स पर आता हुआ दिख रहा है, और एक विशेष पैटर्न इसके वीकली लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर बना है, जिसके बूते पर यह मान करके चलना चाहिए कि जो तेजी अभी हमने ऑटो स्टॉक्स में देखी है वो तो अभी अनिल जी केवल ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। तो इन स्तरों पर निफ्टी ऑटो इंडेक्स पर हमारी खरीदारी की राय है। ओवर टू राकेश। देखिए अनिल जी, निफ्टी ऑटो इंडेक्स अनचार्टेड टेरिटरी में आ गया है। दिसंबर 2017 के हाइस को तोड़ा है, और दिसंबर 2017 वो टाइम था जब हर कोई व्यक्ति बात करता था मारुति 20,000 हो जाएगा, और इंटायर ऑटो स्पेस करेक्शन के अंदर उतरा था। और जिस तरीके का टेक्निकल पैटर्न है अनिल जी,
गुड के सिनेरियो में 6 महीने के अंदर निफ्टी ऑटो के अंदर 40% का एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा, 40% का, और कंजर्वेटिव हो जाए तो 1 साल के अंदर। तो एज ऑफ नाउ कोई दूसरा ऐसा सेक्टोरल इंडेक्स नहीं दे रहा जो इतनी बड़ी रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। तो निफ्टी ऑटो के ईटीएफ में खरीदारी की राय है, इसका ईटीएफ खरीदे इन स्तरों पर, करेक्शंस पर, और यहाँ पे 40% का अनिल जी एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। हाई कन्विक्शन है, मिस नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय, निफ्टी का ऑटो इंडेक्स खरीदें। ये ट्रेड होता है कुणाल जी, ट्रेड होता है ये फ्यूचर्स में? जैसे सीएनएक्स आईटी पहले होता था, आई डोंट नो आजकल होता है? सीएनएक्स आईटी अब नहीं होता ना, खाली निफ्टी में फ्यूचर्स में 4 ही हैं। नहीं अनिल जी, फ्यूचर्स नहीं है इसके, तो फिर कैसे लेना है? नहीं, ETF के जरिए ले सकते हैं। अनिल जी इतनी लिक्विडिटी है कि अनिल जी फुल है, 1 लाख शेयर आदमी ईटीएफ के 50 पैसे के डिफरेंस पे ले सकता है अनिल जी। अच्छा, इतनी डेप्थ है इसके अंदर। अच्छा, ईटीएफ में ले सकते हैं। ओके, वंडरफुल। यहाँ जी सुमित जी। नहीं अनिल जी, मुझे तो बिल्कुल बजाना है। हाँ, रुको, बजाते। अच्छा आशु जी, आपको निफ्टी ऑटो इंडेक्स पे बोलना चाहते हैं? अनिल जी मेरे को भी बिल्कुल बचाना है, और अगर आप कहेंगे तो मैं ऑटो इंडेक्स पे भी बोल सकता हूँ, वैसे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ना, मुझे नहीं लगता कि कुणाल जी और राकेश जी बहुत ज्यादा सुनना चाहेंगे, इसलिए चलिए जी कुणाल जी। अनिल जी ऑटो इंडेक्स पे बोले अनिल जी, 2 ऑटो एनालिस्ट पे ना बोले अनिल जी, बस इतनी गुजारिश है अनिल जी। चलिए आइए जल्दी से, बिल्कुल पहले सुमित जी के लिए सुमित का सुपरहिट। जी सुमित जी बताएं सर। अनिल जी, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक का भाव चल रहा है 345 रुपए, 346 रुपए। स्टॉक का नाम है डीएलएफ। डीएलएफ के अंदर मोमेंटम बन रहा है, रिसेंट के स्विंग हाई ब्रेक हो रहे हैं, और डीएलएफ के अंदर यहां से इस हफ्ते में एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। स्टॉक का जो सपोर्ट है 335 336 के पास है, तो 336 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। डीएलएफ में यहां से जो ऊपर के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 355 का पहला टारगेट होगा, 360 रुपए का दूसरा टारगेट होगा। ये इमीडिएट शॉर्ट टर्म पुल बैक बाउंस बैक के टारगेट होंगे। 360 के ऊपर ये 375 रुपए तक का रैली भी एक्सटेंड करेगा। फिलहाल 355 360 के टारगेट्स के लिए डीएलएफ में खरीदारी करें, 336 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। ओके, तो डीएलएफ रियल एस्टेट स्टॉक्स में अच्छा एक्शन बन रहा है, और इस पर एक इंटरेस्टिंग रिसर्च भी हम तैयार कर रहे हैं, थोड़ी देर में आपके लिए लेकर आएंगे। बट फिलहाल डीएलएफ पर ट्रेड करें 375 के फाइनल टारगेट के लिए, यहाँ पर एक्शन आ रहा है। वागले साहब और सचिन जी दोनों की तरफ से भी कॉल्स हैं तैयार। पहले वागले साहब के लिए बिल्कुल, वागले का वंडर। जी वागले साहब बताएं सर। आफ्टरनून अनिल जी, आफ्टरनून दीपांशु। एक्साइड इंडस्ट्रीज बाय करके चलना है, 152 का करंट भाव है, 149 का स्टॉप लॉस, तो आपकी रिस्क होगी लगभग 3 रुपए की। मुझे लगता है ये 160 तक कल के दिन में के लेवल्स दे सकता है। साइड इस पर रखिए नजर, अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है, इनफैक्ट 12.5 का ब्रेकआउट आया था और वहां से होल्ड कर रहा है 4.5% ऊपर। आइए लेते हैं सचिन जी से उनकी पिक बीटीएसटीटी। बताएं सचिन जी। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। यहाँ पर पिरामिड एंटरप्राइज में एक काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट नज़र आ रहा है। पिछले 4 हफ्तों के कंसोलिडेशन का यहाँ पर ब्रेकआउट है। जिस तरीके से ये ब्रेकआउट है, मुझे लग रहा है इंट्राडे के लिहाज से लगभग अराउंड 1750 तक 1780 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड होनी चाहिए। जब मैंने इसे आइडेंटिफाई किया था लगभग 1725 के आसपास स्विंग हो रहा था, तो अभी भी खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 1705 पे। इंट्राडे का टारगेट होगा 1780 का, एंड पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 1835 का। खरीदारी करनी है पिरामिड एंटरप्राइज के फ्यूचर्स में। तो 1835 के फाइनल टारगेट के लिए खरीदारी करें पिरामिड एंटरप्राइजेज। और आप शुक्रिया स्वीकार करें किरण जी का, जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले 1785 तक के टारगेट। एक बिल्कुल आशिष पर के लिए स्विंग के सुल्तान आशु मदान। जी आशु सर बताएं। अनिल जी मैं पहले कॉल देता हूं, फिर एक सेक्टर के बारे में बात करनी है और फिर इंडेक्स के बारे में भी। तो अनिल जी मैं काफी देर से ऑटो नहीं होना चाहिए देना चाह रहा था, वो है अनिल जी बाय कॉल है। अरे वो सेक्टर ऑटो नहीं होना चाहिए, ऐसा कुणाल जी ने बोला है, बाकी आप किसी पे भी बात करें। नहीं अनिल जी ऑटो नहीं है, ऑटो नहीं है अनिल जी, ऑटो नहीं है। बताएं सर जी।
अच्छा अनिल जी, बाय कॉल है रिलायंस पे। अभी हमने क्लाइंट से शेयर किया है। अनिल जी, रिलायंस आज जब 2400 से ऊपर निकला था तो हम सिर्फ वेट कर रहे थे कि इसमें अगर ट्रैक्शन बन गया तो जो इतनी बड़ी गिरावट हुई है अनिल जी, इसमें रिवर्सल भी शार्प आ सकती है। तो अभी जो 2424-25 का फ्यूचर है अनिल जी, हमने 2422-23 पे ही बोला है, मतलब कैश का भाव 15-16 लेने के लिए 2350 का स्टॉप लॉस। और मुझे लगता है अनिल जी 2500 2550 इसमें अगर जब मूवमेंट आई तो अनिल जी इंडेक्स को भी ऊपर ले जाएगा। और जो इसमें गिरावट आई थी वो जो टैक्स वाइनफॉल की वजह से, उसके चलते अनिल जी जो गिरावट आई थी और इसमें इतनी क्षमता है कि ये वापस भी वो मूवमेंट दे सकता है। तो अनिल जी रिलायंस में बाइंग करनी चाहिए। और स्टॉप लॉस मैं तो कह रहा हूं अनिल जी 2350 थोड़ा ज्यादा है, मतलब 23 आज का जो लो है 2385-90 उसका भी लगा ले, मुझे लगता है कि वो स्टॉप लॉस अब नहीं होना चाहिए और ये 2500 की तरफ जाना चाहिए। तो अनिल जी एक कॉल तो है रिलायंस पे। दूसरा अनिल जी, जिस तरह के थोड़े से र्यूमर्स आपने भी सुने होंगे चल रहे हैं मेटल्स के लिए कि गवर्नमेंट माइट रिविजिट जो ड्यूटी है ऑन मेटल्स, तो अनिल जी फ्रंट लाइन मेटल काउंटर्स में भी आज काफी दिनों के बाद वो स्ट्रेंथ नजर आ रही है। बट अनिल जी मैं सबको बार बार अभी भी रिमाइंड कराऊंगा कि अगर मेटल्स में लेना है तो JSW, जिंदल, हिंडाल्को वगैरह फ्रंट लाइन या वेदांता फ्रंट लाइन में लेना अभी भी सिर्फ क्योंकि वो अगर नीचे वाले स्टॉक्स में फंसे हुए हैं, सेल, NMDC या नाल्को वगैरह, उसमें नहीं लेना, वो सेम लॉस कवर करने की कोशिश ना करें। फ्रंट लाइन मेटल्स में अगर ये अनिल जी इस तरह की कोई ये ड्यूटी रिवर्सल आती है तो एक अच्छा मूवमेंट नजर आएगा। और मुझे भी लगता है अनिल जी कि अब मेटल्स का भी बॉटम कहीं ना कहीं बन चुका है। आज नहीं तो कल आएगी, कल नहीं तो परसों आएगी, कुछ ना कुछ होगा। सो अनिल जी मेरा ये सेक्टोरल व्यू शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि मैं मेटल्स में काफी टाइम से वन साइडेड मंदी में था, बट अब मैं मंदी में नहीं हूं। दूसरी चीज, तीसरी चीज अनिल जी, मार्केट में आप परसों नहीं थे तो मैंने दो कॉल्स हमने दी थी अनिल जी, एक टाटा केम की, वो अच्छा चल रहा है, एक IEX की। तो IEX में अनिल जी कोई खास बढ़त नहीं आई है लेकिन रुका हुआ है। मुझे लगता है कि अनिल जी ये भी ऐसे लेवल्स हैं कि यहां से IEX में मूवमेंट आएगी। स्टॉप लॉस 156 157 का लेके कंटिन्यू करिए, कोई दिक्कत नहीं है, भाव में अभी कोई चेंजेस नहीं आए हैं, वहीं का वहीं है। अनिल जी एक स्प्रेड दिया था 16,200 15,950 1:2 25 रुपए पे, अभी वो अनिल जी 53 रुपए हो गया था, तो वो हमने कहा है बुक करने के लिए। उसका कारण सिर्फ यही था अनिल जी, आप नहीं थे इसलिए शेयर कर रहा हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि एक मार्केट में मंदी नहीं लगती थी, एक डिप लगता था कि 100 150 200 पॉइंट का डिप आना चाहिए। और मैं आपको भी सुन रहा था उस दिन आप जब जा रहे थे कि 16,050 एक कंफर्टेबल लेवल है लेने के लिए। तो अनिल जी बिल्कुल डिट्टो वही व्यू था कि 16,000 16,050 एक बार आना चाहिए, आ जाए। आज 100 पॉइंट का डिप आया, 100 100 पॉइंट का IT की वजह से, लेकिन वहां तक नहीं गया, लेकिन वो स्प्रेड डबल हो गया था। व्यू अभी भी अनिल जी वही है कि कंफर्टेबल लेवल 16,050 है कि अगर वहां से 100 150 पॉइंट का डिप यहां से आता है तो लेने वाला है। बट अनिल जी कोई ऐसी मंदी नहीं है, डिप आएगा, मंदी नहीं है। तो अनिल जी रिलायंस की बाय कॉल है, टाटा केम की बाय कॉल कंटिन्यू चल रही है, बाकी PSU बैंक्स भी ठीक कर रहे हैं। मेटल में मुझे लगता है कि अनिल जी अगर कोई किसी तरह की पॉजिटिव न्यूज आ गई कहीं से भी तो एक अच्छा ट्रैक्शन आ सकता है, ये लेने वाला है। और अनिल जी लास्टली एक चीज कि आज मैं आपके फेवरेट क्रिकेटर MS धोनी के टाउन में हूँ, रांची में। अरे वाह। अनिल जी रांची में भी मुझसे मतलब काफी लोगों ने पूछा कि ये अनिल जी रांची कैसे आ सकते हैं। तो अनिल जी उन्होंने एक कंप्लेंट ये नहीं की कि आप रांची नहीं आते, उन्होंने बोला कि मतलब उन्होंने मुझे रिमाइंड कराया कि शादी होती है तो भी आप राजस्थान जाते हो, मीटिंग होती है राजस्थान जाते हो, कॉन्फ्रेंस होती है राजस्थान जाते हो, छुट्टी होती है राजस्थान जाते हो। तो मैंने उनको कहा मतलब ये उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया अनिल जी, आपका बॉम्बे या राजस्थान एक कंफर्ट लेवल है, उसके अलावा कहीं नहीं जाते, गोवा तक नहीं जाते आप हमारे साथ। गोवा तो देखो, गोवा की बात तो कंप्लेंट ठीक है, लेकिन रांची तो आप जब ले जाएंगे मैं चलूंगा पक्का। और रांची वालों का इतना प्यार है, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आ नहीं पाया, कभी ऐसा मौका लगा नहीं, लेकिन ऐसा मौका लगा तो ज़रूर आई विल बी मोर देन हैप्पी। हमारे तो फेवरेट है माही भाई, एकदम मतलब हम तो डाई हार्ड फैन है। अच्छा मैं नहीं, मैं, मेरी वाइफ, मेरे दोनों बेटे, मतलब हम धोनी के खिलाफ कुछ सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, मैं वैसा हाल है हमारा। तो रांची तो उस लिहाज से बहुत दिल के करीब है। बिल्कुल अगली बार आप जाएं, अकेले न जाएं। आशु सर इस बार आपने बिना बोले चले गए। अनिल जी जी अनिल जी जैसे सब लोग बॉम्बे में वो शाहरुख खान घर के आगे, मन्नत के आगे फोटो खिंचवाते हैं, तो मैं आपके लिए कोशिश करूंगा कि वो माही के घर के बाहर की फोटो खड़ा होकर आपके लिए भेजूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और रांची वालों का, सारे लोगों का जो हमारे वहाँ दर्शक हैं हमें इतना प्यार देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद दिल से, और ज़रूर मैं आने की कोशिश जरूर करूँगा। आइए इस बीच बाजार हरे निशान में आ चुके हैं। निफ्टी पर आप देख लीजिए हरियाली छाती हुई 8 पॉइंट ऊपर है, और निफ्टी बैंक 350 पॉइंट ऊपर 35,425 का लेवल पार करने के बाद दीप एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है वो बताना चाहता हूँ। इसके बाद सीधा ढंग ढंग का लेवल जहाँ पर बैंक निफ्टी रुकना चाहिए वो 200 पॉइंट ऊपर है,
35,625, 35,425 से 35,625 के बीच में ज़्यादा कोई खास जगह है नहीं, हल्की सी जगह 35,500 पर है। और अगर उसको पार कर लिया तो बैंक निफ्टी में आग लगेगी, आग लगेगी। 35,500 के ऊपर क्यों लगेगी वो मैं अभी 5 मिनट बाद बताऊंगा। 2:30 बजने वाले बिल्कुल डेटा तैयार है मेरे, और तब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हाँ, इस बीच बाकी और अगर हमारे बाजार के अलावा आप कुछ भी देखोगे तो आपकी रिस्क पे देखोगे, सब माल छूट जाएगा, बता रहा हूँ। क्योंकि रुपया लाइफ टाइम लो पर आता हुआ दिख रहा, 79.43, 170 अंक नीचे डाउ फ्यूचर्स हैं ही, कहीं से कोई कंफर्ट नहीं है। लेकिन हमारे बाजार में लो 35,500 बैंक निफ्टी, बता रहा हूँ मैं आपको। लेवल्स की ये खासियत है, जहाँ दो खाली होता है ना मैदान, वहाँ खाली होता है, भागते तब। और आप देखिए सुबह हम बात कर रहे थे 34,900 से 35,000, इस 100 पॉइंट की रेंज को बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये गया तो सीधा नीचे 400 पॉइंट 500 पॉइंट की जगह खुलती है, तो देखो वो गए ही नहीं। करेक्ट। कितनी कोशिश निफ्टी ने की 16,100 के आसपास, लेकिन बैंक निफ्टी हिला नहीं। तो ये ताकत है लेवल्स की, जहां से अब 35,500 लो 35,500 भी पार आ गया बात करते करते। जबकि 35,500 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में, उसको पार करने में वक्त नहीं लगा रहा। ये आप देखिए, ये खास बात है जो समझने वाली है। बिल्कुल, तो बाजार बढ़िया मूड माहौल में आ रहा है। हालांकि रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर है, बट उसके सामने उसी समय आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी डेज हाई पर आते हुए दिख रहा है, 35,500 के पार जाने की तैयारी में। सीरी साहब भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे अपनी बेहतरीन पिक्स के साथ, और अनिल जी भी अपनी स्ट्रैटेजी के साथ हो रहे हैं तैयार। बट एक बार ये जो बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट आया है, वहां पर देख लेते हैं कि कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आपको इन पर्टिकुलर अच्छी खरीदारी आती हुई दिख रही है। और बैंक से एक्सिस बैंक बड़ी मूव आपको दिखाते हुए दिख रहा है, फेडरल बैंक में अच्छी मूव आ रही है, और वेटेज वाइड एक्सिस बैंक, और 37 लाख के कुछ कई सौदे भी हमने एक्सिस बैंक पर थोड़ी देर पहले होते हुए देखे थे। किरण जी, जरा एक्सिस बैंक का चार्ट देखिए सर, 680 का लेवल अब क्रॉस करते हुए दिख रहा है, क्या करना है इसमें? एक्सिस बैंक पे लॉन्ग पोजीशन ही मेंटेन करनी चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था 660 का, उसने पार किया है, और अभी 680 का ऑप्शन बैरियर भी क्रॉस करते नजर आ रहे हैं हम। तो मेरा मानना है कि 680 पे लगभग 20 लाख शेयर्स है, 19.8 लाख शेयर्स है जो शॉर्ट है। मेरा मानना है कि इसके ऊपर अगर कंसिस्टेंटली टिकते हैं तो मेरा मानना है कि हम 700 के आसपास के टारगेट्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। अभी के लिए लॉन्ग पोजीशंस के लिए 675 के स्टॉप लॉस के साथ, मैं कैश लेवल्स की बात कर रहा हूँ, 675 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने चाहिए 700 के आसपास के टारगेट्स के लिए। तो ये है आपके लिए एक्सिस बैंक, 700 के टारगेट के लिए यहां पर रखनी है नजर। अच्छी मूव इस पर आ रही है। सुमित जी, फेडरल बैंक 2.5% ऊपर, क्या करना है इसमें 100 के लेवल पर आते हुए? दीपांशु, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट है। 100 का लेवल जैसे ही क्रॉस करेगा तो 102 से 105 तक का मूव फेडरल बैंक में ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। नीचे के अंदर 97 का इसका भी सपोर्ट बनेगा, तो वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस होल्ड करे। 100 के बाद 102 से 105 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और दीपांशु, यहाँ पर एक बिगुल भी आइए, बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित का सुपरहिट। बताए सर। का स्टॉक है 121 रुपए का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है मदरसन। मदरसन के अंदर पिछली वीक भी मैंने कहा था कि स्टॉक के अंदर ट्रिपल बॉटम बना है। ट्रिपल बॉटम के बाद अब ये बाउंस बैक के संकेत मिल रहे हैं, और इस बाउंस बैक का ब्रेकआउट आएगा 125 के ऊपर। 125 के ऊपर जैसे ये निकलेगा तो 130 से 132 रुपए तक के लेवल देखने को मिलेंगे। स्टॉक ओवरसोल्ड है, यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा बैठा है, यहाँ पे बाई करके चलने का सलाह रहेगा। मदरसन के अंदर 121 के आसपास का भी भाव है। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 116 रुपए, 117 रुपए के पास है, तो 117 के नीचे का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में जो इमीडिएट टारगेट देखने को मिल सकते हैं 125 रुपए का इसका पहला ट्रेडिंग पुलबैक का टारगेट है। जैसे 125 के ऊपर सस्टेन किया तो 130 रुपए तक के लेवल हफ्ते भर के अंदर मदरसन के अंदर देखने को मिल सकते हैं। 117 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें 125 130 के टारगेट्स के लिए। तो 125 130 के टारगेट के लिए संवर्धना मदरसन, इस पर आपको करनी है खरीदारी। ये सुमित जी की तरफ से कॉल आते हुए आपको दिख रही है। अच्छा मूव है, बाजार में कई सारे स्टॉक्स हैं, मिड कैप स्मॉल कैप्स पर ही रखने हैं नजर सर, वहां पर भी अच्छा एक्शन आ रहा है। कैश भी काफी सारे स्टॉक्स, हमें जरूरत क्या नजर रखने की, हमारे लिए तो तैयार है। सेठी साहब है ना, बिल्कुल। चलिए सेठी साहब के लिए बिगुल सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब सुस्वागतम, बताएं सर क्या है इरादा आज? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। 2 स्टॉक, एक कैश मार्केट का और एक F&O का स्टॉक, जिनमें खरीदारी करनी है। तो पहले कौन सा बताएंगे सर? कैश मार्केट का बताइए। शुरू करता हूँ। अनिल जी, जो आज का कैश मार्केट का स्टॉक है जिसमें खरीदारी करनी है, स्टॉक का नाम है बोरोसिल रिन्यूएबल, जो कि अभी 633 के लेवल पे ट्रेड करता है। एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है भारत की, वन ऑफ द लीडिंग सोलर ग्लासेस बनाने वाली कंपनी है, जो कि सोलर ग्लासेस काम आते हैं सोलर पैनल्स, ग्रीन हाउसेस और फोटोवोल्टिक पैनल्स के लिए।
ये कंपनी एक इनोवेटिव कंपनी, इन्होंने दुनिया का सबसे पहला टेम्पर्ड 2 mm थिकनेस वाला ग्लास भी बनाया। इस कंपनी के बारे में मैंने ओवर द वीकेंड काफी पढ़ा है, तो थोड़ा समय लूंगा अनिल जी। इस कंपनी में एक ये अभी इसको रेकमेंड करने के पीछे कारण ये भी है कि एक 5 साल पहले मतलब 2017 की 18 अगस्त को सरकार ने जो ग्लास इंपोर्ट्स होता है चाइना से, उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई थी, जिसका जो सनसेट रिव्यू होता है वो अगस्त में ड्यू रहेगा। मुझे लगता है ये एक्सटेंड होना चाहिए, ये एक्सटेंड होगा तो वैसा कुछ होता तो डेफिनेटली बड़ा पॉजिटिव है इस कंपनी के लिए। बाकी कंपनी ने हाल ही में एक स्ट्रेटेजिक मूव लिया है, एक जर्मनी की कंपनी है इंटरफ्लोट नाम की, जो कि यूरोप की सबसे बड़ी ग्लास बनाने वाली कंपनी है, सोलर ग्लास बनाने वाली कंपनी, उसको एक्वायर किया है रिसेंटली अप्रैल 2022 में 425 करोड़ के वैल्यूएशन पे उसको प्राइस पे एक्वायर किया, जो कि यूरोप की सबसे बड़ी ग्लास मैन्युफैक्चरर है और वहां पे इस कंपनी का 2/3 मार्केट शेयर है। और जिस तरह का जियोपॉलिटिकल टेंशन यूरोप में है, पावर की क्राइसिस है, फिर सरकार का भी फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी और जो कॉस्ट कटिंग या सस्ती पावर सप्लाई के लिए, तो 20 गीगावाट कैपेसिटी हर साल ऐड हो रही है सोलर पैनल की, सोलर पावर की कैपेसिटी। तो बहुत जबरदस्त एक मूव और बड़ा फायदा होना है, आने वाले क्वार्टर्स, आने वाले सालों में देखने को मिलेगा। बाकी कंपनी को PLI स्कीम्स का बेनिफिट, आत्मनिर्भर भारत का बेनिफिट है। अब फाइनेंशियल्स देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी के 35%, नेट प्रॉफिट मार्जिन है 25%, मतलब बहुत ही लिमिटेड कोई बिजनेस ऐसा नजर नहीं आता जिसमें नेट प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 25% है। अच्छे रिटर्न रेशियोज, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 23%, पिछले 3 साल का पैट का कैगर रहा 85%, डेट इक्विटी रेशियो 0.20। मुझे लगता है इस स्टॉक को इन लेवल्स पे बिल्कुल लेना चाहिए। मेरा इसमें बहुत ही शॉर्ट टर्म का टारगेट है 660 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 620 रुपए का। ओके, 620 का स्टॉप लॉस, 660 के टारगेट के लिए, 660 के टारगेट की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ ये स्टॉक का। तो ये है आपके लिए पहली पिक सेठी साहब की तरफ से। और चूंकि सेठी साहब कह रहे हैं कि आज एक FNO वाला स्टॉक भी है, बताएं सर कौन सा स्टॉक है FNO के लिहाज से? अनिल जी, जो FNO वाला स्टॉक है वो नाम सुनेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, बिकॉज ये आपका भी एक पसंदीदा स्टॉक है। टेक्सटाइल स्पेस की कंपनी है आदित्य बिरला फैशन रिटेल, ABFRL। इसके जुलाई फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह, 260 के लेवल पे ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। ये भी एक बहुत ही दमदार कंपनी है। इसके जो डिटेल्स आप देखेंगे, अगर ब्रांड्स देखेंगे तो जो डोमेस्टिक ब्रांड्स है वैन ह्यूसन, लुई फिलिप, एलन सोली, पीटर इंग्लैंड, ये 4-5 ब्रांड इसके पास है। फिर इंटरनेशनल ब्रांड्स देखेंगे तो फॉरएवर 21, टेड बेकर, राल्फ लॉरेन, इस तरह के इंटरनेशनल ब्रांड्स भी हैं। फिर 3000 से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स है और कंपनी सालाना 400 स्टोर्स ऐड कर रही है। और इसके पिछले क्वार्टर्स के नतीजे देखें अनिल जी, उसमें 1000 करोड़ का इनका ऑपरेटिंग कैश फ्लोज था, और जो सिर्फ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करके इन्होंने वो रिकवरी करी है 1000 करोड़ की, तो उससे कुछ डेट भी रिड्यूस किया है और जिससे इंटरेस्ट बर्डन कम होगा, और बाकी जो एक्सपांशन स्ट्रेटजी है इनकी उसमें लगा रहे हैं। बट कंपनी बहुत ही एग्रेसिवली फ्यूचर को प्ले करने के लिए एग्रेसिव है। एक तो इन्होंने हाल ही में रिबॉक के साथ टाई अप किया है भारत के लिए, तो रिबॉक जो कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप 3 ब्रांड्स है स्पोर्ट्स वेयर में, तो वो आजकल अब इस कंपनी के होल्ड में आ गया है। और उसके अलावा भी एथनिक वेयर सेगमेंट में भी एक जबरदस्त धमाका किया है। मतलब कई सारे पॉपुलर जो इंडियन डिजाइनर ब्रांड्स है, जैसे साब्यासाची मुखर्जी है या तरुण ताहिलियानी या हाउस ऑफ मसाबा, फिर आपके शांतनु निखिल, ये चारों ब्रांड्स इन्होंने एक्वायर करे हैं। तो जो एक वेडिंग सीजन का एक जो स्ट्रॉन्ग वेडिंग सीजन इंडिया में चल रही है, तो उसका फायदा देखने को मिलता है। फिर इस कंपनी में मई 2022 में GIC सिंगापुर ने 2195 करोड़ रुपया कमिट किया है 288 रुपए 75 पैसे के भाव से 7.5% स्टेक लेने के लिए, और आज उस लेवल से भी ये स्टॉक नीचे ट्रेड करता है। फिर ऑनलाइन चैनल्स पे मिलता है। फ्लिपकार्ट इसमें ऑलरेडी 7.8% स्टेक ओन करती है, उन्होंने 1500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया हुआ है। मार्च क्वार्टर का पैट बहुत ही अच्छा था। पिछले साल जो मार्च क्वार्टर में 195 करोड़ का लॉस था, उसके सामने 30 करोड़ का पैट आया है, और एबिटा मार्जिन मार्च क्वार्टर में थे अराउंड 19%। मुझे लगता है ये जो पोस्ट कोविड ये जो नंबर्स आए हैं, इस क्वार्टर के नंबर्स भी बहुत ही जबरदस्त रहने चाहिए। तो हम बुलिश ऑन दिस स्टॉक, और मुझे लगता है बहुत ही शॉर्ट टर्म में हम इसमें 270 तक के लेवल्स देख सकते हैं। 255 का स्टॉप लॉस रखना है। यह है आपके लिए AB फैशन, जहां पर करनी है खरीदारी सेठी साहब की तरफ से फ्यूचर्स की एक पिक। साथ ही कैश मार्केट में बोरोसिल रिन्यूएबल्स यहां पर कर सकते हैं ट्रेड। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और 2 बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज शेयर करने के लिए। आइए अब लेते हैं अनिल जी से उनकी इस समय की मार्केट स्ट्रैटेजी।
सर डेज हाई पर है हमारे बाजार और पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया निफ्टी, बैंक निफ्टी 400 पॉइंट ऊपर, डाउ फ्यूचर्स ज्यादा नहीं बदले, 150 पॉइंट नीचे, हालांकि एट 1 पॉइंट 350 पॉइंट भी नीचे हुए थे आज दिन में। नैस्डैक फ्यूचर्स पर भी आपको दबाव दिख रहा है सर, लगभग 1% की गिरावट है। कच्चा तेल फिसला है, 2% नीचे कच्चा तेल है। यूरोप के बाजारों में भी 1% की गिरावट है, एंड ऑफ कोर्स हांगकांग में तो हमने आज 3.25% की गिरावट देखी, हालांकि वो उनका अपना रीजन है। बताएं सर क्या करना है। दीप देखो, ऑनेस्टली आप पूछोगे तो समझ के बाहर की चीज हो रही, क्योंकि ग्लोबल ट्रिगर्स कोई भी अच्छा नहीं हो रहा है और लोकल ट्रिगर कोई भी खराब नहीं हो रहा। ग्लोबली आप देखो 150 पॉइंट 200 पॉइंट नीचे ही है, 150 नीचे है अभी डाउ, 85 पॉइंट नैस्डैक नीचे है, रुपया डे लो पर चल रहा है आपका 79.43 पर। बाकी कोई बाहर के बाजार इतने मजबूत है नहीं। अब रात को डाउ घूम जाए, तेज हो जाए, वो तो पता नहीं। कई बार क्या होता है कि हमारे बाजार पहले तेजी दिखाते हैं, डाउ बाद में दिखाता है, फ्यूचर्स में नहीं दिखाते। तो आज रात को क्या होगा भगवान जाने। सो अभी तक ग्लोबल सपोर्ट नहीं है, लेकिन जो दो चीज़ें फेवर में दिख रही वो ये दीप कि एक सुबह फर्स्ट हाफ में नीचे होने के बाद, सप्लाई निकल जाने के बाद वापस जो स्क्रीन पर पूरा का पूरा बढ़ा है वो बहुत स्ट्रांग है, पहली चीज। दूसरी चीज तब स्ट्रांग है जब बाहर से आपको सपोर्ट नहीं है, फिर भी आप बढ़ रहे हैं वो। तीसरी चीज जो आप देखें पिछले हफ्ते के डेटा के लिहाज से, तो आप शुक्रवार को भी देखिए एफआईएस की और घरेलू फंड की तरफ से मुश्किल से 50-100 करोड़ की खरीदारी बिकवाली के आंकड़े रहे, लेकिन एफएनओ में खरीदारी होती दिख रही है। सो आई थिंक वो खरीदारी का जो रुझान दिख रहा है वो साफ तौर पर मजबूती का दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के बाजार को ट्रेड करने का एक ही तरीका कि आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलें, कड़ी नजर रखें कि अगर ग्लोबल संकेतों के दम पर किसी लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग आने लगे तो आपको अलर्ट रहना है, अदरवाइज आप अपने तेजी की पोजीशन में बने रहें। 16,265 275 अगला लेवल है निफ्टी का, वहां पर जाकर रिव्यू करेंगे, देखते हैं क्या कुछ होता है। निफ्टी के डेटा पहले आपको बता दूं। जी सर। पहली चीज 16,200 पार करके जो निफ्टी टिक रहा है 2:30 बजे के बाद, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और क्यों है मैं बता दूंगी। 16,200 के पुट पर 50 लाख शेयर हैं, अच्छी पोजीशन है, 50 लाख शेयर कम नहीं होते, करेक्ट, वो सपोर्ट हो गया। लेकिन ये इतनी अच्छी नहीं है, जिससे ज़्यादा अच्छी दूसरी चीज़ बताता हूँ आपको, और वो है 16,200 के कॉल ऑप्शंस पे 81 लाख शेयर है, जिसमें से 38 लाख शेयर आज ही जुड़े, यानी कि 16,200 का कॉल राइटर ट्रैप हो गया बुरी तरह, अच्छा खासा बढ़िया वाला ट्रैप हो गया। सो इसलिए अब ये 16,275 16,350 की रेंज में, 265 होता है, मैं राउंड फिगर में 275 बोल रहा हूँ। तो 16,265 16,350 की रेंज में जाकर निफ्टी रुकेगा, उसके पहले रुकने वाला है नहीं, ये शॉर्ट कवरिंग ले जाएगी ऊपर। 16,300 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट है, 60 लाख शेयर है। सो दो चीज़ें चाहिए दीप, एक 3 बजे तक 16,200 के नीचे वापस जाकर ट्रेड ना करें, 2 16,200 के ऊपर बंद हो जाए, और 3 बजे तक 16,200 को हमने होल्ड कर लिया, तो 16,265 से 16,350 की तरफ जा रहे हैं, वहाँ की तैयारी है और ट्रेंड आपका पॉजिटिव बनता है। पॉइंट नंबर 1। अब आइए बैंक निफ्टी। 35,000 आज सुबह से आपने तोड़ा नहीं, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 35,000 के पुट पर है, वो तो बहुत दूर हो गया, 500 पॉइंट दूर है, क्या करेंगे, करेक्ट। अब जो बड़ा सपोर्ट आपके लिए बैंक निफ्टी में है वो 35,200 से 35,300 है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया अब आज आपके लिए 35,200 35,300। सो अब आज आप 35,200 के नीचे बंद नहीं होंगे, ये इत्मीनान रखिए, यानी कि आपके पास 300 पॉइंट की 1% के आसपास की रिस्क है। 35,500 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 25 लाख शेयर का, और 35,300 पे 17 लाख शेयर, 35,000 पे 20 लाख शेयर, तो कुल मिलाकर बैंक निफ्टी में दीप करीबन 75-80 लाख शेयर शॉर्ट हो चुके हैं 35,500। तो 35,625 तो आपको अभी अभी दिख जाएगा, 35,625, हाँ। ओके। 35,750 और 35,825 जो फाइनल अगली रुकावट की रेंज है वो 625 से 825 के बीच की बनती है, वहां आप जाने की तैयारी करें। सुबह आप बोल रहे थे कि बीच में वो रेंज नहीं है, वैसे एग्जैक्टली। तो अब 35,625 35,825 625 तो आना ही आना है, उसमें तो कोई खास बचा ही नहीं। अब भाग के आ जाएगा, 100 पॉइंट लेने में तो दिक्कत ही नहीं है। 625 750 825 वहां पर आपको प्रॉफिट बुक करनी, ये सिंपल से। तो ये लेवल्स आपको ध्यान में रखें। और बस अब ग्लोबल अभी तो हम सपोर्ट अपने हिसाब से चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है आज का नंबर जो आएगा ना एफआईएस का, अच्छा रहना चाहिए। अच्छा नहीं है, नहीं है, बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, ऐसा लग रहा है देख के। तो लेट्स सी, बिल्कुल नजर आएगी, क्योंकि आज ब्रॉडर मार्केट्स में भी काफी ज्यादा आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। तो चलिए, ये है आपके लिए इस समय की बड़ी खबर और इस समय की मार्केट स्ट्रैटेजी। इस बीच एस्कॉर्ट्स कुबोटा का पुलअप करिए। कुबोटा निवेश करने वाली है प्लांट्स के अपग्रेडेशन में, भारत और यूएस दोनों के प्लांट्स में निवेश करने वाली है 30,000 करोड़ येन,
यानी कि लगभग 17,000 करोड़ रुपए के आसपास का ये निवेश होने वाला है। तो बड़ा निवेश की बात करिए, $2 बिलियन, 2.2 बिलियन डॉलर्स के निवेश की बात की जा रही है। तो बड़ा अमाउंट निवेश करने वाली है, बड़ा केपेक्स प्लान उन्होंने अनवील करा। आपको मालूम है कुबोटा ने ऑफ कोर्स मेजॉरिटी हिस्सेदारी ले ली है। अब एस्कॉर्ट्स का नाम एस्कॉर्ट्स कुबोटा हो गया है और आगे जाकर प्लांट्स के अपग्रेडेशन में निवेश होने वाला है और बड़ा निवेश यानी कि बड़ी कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए तैयार हो रहा है एस्कॉर्ट्स। ये खबर आ रही है सर। एक्साइड आया था, मुझे लगा एक्साइड आया था, एक्साइड स्पाइक कर रहे थे। हाँ एक्साइड, ये तो एस्कॉर्ट्स के लिए खबर है। ओके, तो एस्कॉर्ट्स के लिए ये बड़ी खबर। 30,000 करोड़ का निवेश बड़ा है। क्यूबोटा अगर 30,000 करोड़ पैसा डाल रहा है तो बड़ी चीज है। तो लगभग 17,000 करोड़ रुपए, तो बड़ा $2 बिलियन प्लस का निवेश हो गया सर। एब्सोल्युटली। तो ये आपके लिए बड़ी खबर एस्कॉर्ट्स पर आती हुई दिख रही है। एस्कॉर्ट्स के चार्ट्स पर एक बार राय ली जाए। कुणाल जी चार्ट्स देखेंगे जरा एस्कॉर्ट्स के, देखेंगे कि अभी आपको तो जो स्टॉक का हम नाम लें आप तुरंत ही चले जाया करो। रिजल्ट सीजन शुरू हो चुका है, कभी भी कोई भी रिजल्ट आएगा तो पूरे रिजल्ट सीजन के लिए मैं अभी एक ही बार आपको बता देता हूँ, 5-7 लोग जितने भी उनको साक्षी रखते हुए कि आपको चार्ट्स देखने रिजल्ट आते ही। जी कुणाल जी बताइए। अनिल जी ये तो पुराना काम है अनिल जी, इसके लिए तो पूरी तरह मैं तैयार हूं। और अनिल जी अभी अभी ऑटो स्टॉक्स पे मैंने और राकेश जी ने खरीदारी की राय दी है, तो अनिल जी हमारा तो कवरेज है ही और बहुत ज़बरदस्त चार्ट है और एस्कॉर्ट्स का एक कंसोलिडेशन पूरा होता हुआ दिख रहा है। एक रेजिस्टेंस है 1650 के आसपास, 1650 1650 का लेवल जैसे ये स्टॉक निकालेगा तो इसमें जो कई हफ्तों महीनों की मंदी और ये उदासीनता हमने देखी है छट जाएगी और फिर आपको वापस से तेजी दिखेगी। जिनके पास पोजीशन है बने रहे, 1650 के ऊपर नई खरीदारी की राय। 50 के ऊपर निकले तो नई खरीदारी करें। 1650 में थोड़ी दूरी है, अभी वक्त है 1650 आने में, उसके बाद ही बड़ी तेजी बनेगी। आइए बढ़ते आगे और हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस वक्त तरुण शर्मा दे रहे हैं आपको कुछ बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर। आइए चलते हैं तरुण के पास। तरुण बताइए क्या है बड़ी खबर आपके पास? बिल्कुल सर, खबर है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को लेकर। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एक तरफ तो डीमर्जर चल रहा है, दूसरी तरफ जो डाइवेस्टमेंट करने का जो प्लान है उसमें एक रफ्तार आई है। आज इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की बैठक है, 3 बजे ये बैठक होने वाली है। इस बैठक के अंदर डाइवेस्टमेंट के प्लान को किस तरीके से जल्दी किया जाए उस पे आज औपचारिक एक बैठक होगी, क्योंकि डीमर्जर के लिए जो नया फाइल है वो ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में सबमिट करा दिया है। और एक तरफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स डीमर्जर के प्लान पे मोहर लगाएगा, दूसरी तरफ डाइवेस्टमेंट को आगे बढ़ाया जाए, इस कितना जल्दी किया जाए इस पे आज इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप करेगा। और उम्मीद की जा रही है कि अगले 1.5 से 2 महीने में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इस डीमर्जर को जब अप्रूव कर देगा तो डाइवेस्टमेंट जल्द से जल्द सरकार कर पाएगी। शिपिंग कॉर्पोरेशन के डाइवेस्टमेंट को लेकर एक बड़ी बैठक होने की आज है तैयारी और इस बैठक में कंपनी के डीमर्जर पर एक नया प्लान सौंपा जाएगा। ये बैठक होगी इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप के बीच में, कि मंत्रियों के समूह के बीच में बैठक होगी और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को एक डीमर्जर प्लान सौंपा जाएगा जिसमें कोर बिजनेस और दूसरे बिजनेस को अलग अलग किया जाएगा ताकि शिपिंग कॉर्पोरेशन के डाइवेस्टमेंट को लेकर स्थिति ज़्यादा साफ हो सके। ये आपके लिए SCI के डीमर्जर को लेकर बड़ी खबर आती दिख रही है। आमतौर पर वैसे खबर पर मैं कुणाल जी को बार बार तकलीफ देता हूँ, लेकिन इस बार चूंकि 100 रुपए का शेयर है तो हक तो सुमित जी का भी बनता है चार्ट देखने का। सुमित जी प्लीज डू द ऑनर्स। जी अनिल जी बिल्कुल, चार्ट देख लिया मैंने और स्टॉक के अंदर पिछले कुछ दिनों से मोमेंटम बन रहा है ऊपर की साइड का और आज स्टॉक में एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है। तो 105 का लेवल जैसे स्टॉक के अंदर ऊपर में क्रॉस होगा और उसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलेगी तो फिर SCI के अंदर एक अच्छा मोमेंटम बनेगा और 110 रुपए से लेके 120 रुपए तक का मूव आने वाले दिनों में SCI में देखने को मिल सकता है। स्टॉक का जो अब नीचे में सपोर्ट बन रहा है 97 रुपए 98 के आसपास बन रहा है। 97, 98 ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए पोजीशन होल्ड करें। 105 के बाद 110, 120 रुपए तक के लेवल जल्दी SCI में बनेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त शिपिंग कॉर्पोरेशन पे। आइए अगला बिगुल है आपके लिए, बहुत सारे आ रहे हैं किरण जी के लिए। किरण का कमाल। बताएं सर। अनिल जी स्पेशल पिक है और मैं ऑप्शन स्ट्रेटेजी देना चाहूंगा। आइशर मोटर्स का 3000 का कॉल ऑप्शन अभी जो 93 के आसपास मिल रहा है, 93, 94 इधर बाय करने की सलाह है। आपका स्टॉप लॉस 80 रुपए का रहेगा
और मेरा पहला टारगेट 125 का रहेगा, दूसरा 145। इसके लिए 4 से 5 दिन का वक्त देना पड़ेगा। अनिल जी, ये स्पेशल कॉल है, इसके 2-4 कारण है। पहले तो कुणाल जी और राकेश जी ने जो ऑटो सेक्टर में एक बड़ा व्यू दिया है, बिल्कुल उसके साथ चलने को मेरा जी कर रहा है। जिस तरीके से ये स्टॉक ने लगभग 18 मंथ्स के कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिया है, ये छोटा बड़ा ब्रेकआउट नहीं है, बहुत ही बड़ा है। मेरे 3 महीने के टारगेट्स रहेंगे 3600 के लिए, पर मेरा मानना है कि अगले 4-5 दिनों में आपको ये 125, 145 के टारगेट्स 3000 के कॉल ऑप्शन में देखने को मिल जाने चाहिए। तो इसको बाय करना चाहिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए। शायद ये टारगेट्स जैसे अचीव होते हैं तो अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते हैं तो शायद 180 के टारगेट्स भी इस प्रीमियम में देखने को, इस स्ट्राइक प्राइस पे देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल लॉन्ग पोजीशन लेके चलना चाहिए इस काउंटर को। ओके, लॉन्ग पोजीशन बनाकर चलें, ये है राय आपके लिए इस वक्त आयशर मोटर्स में आती हुई। आइए बसिन साहब भी जुड़ने की तैयारी में, उससे पहले जल्दी से एक बिगुल आशु सर के लिए स्विंग के सुल्तान आशु बरार। बताएं आशु सर। अनिल जी, क्विकली एक तो मैं आपकी जो अभी आप कमेंट्री कर रहे थे, मैं बिल्कुल आपके साथ हूं कि ये जो अनिल जी कॉल्स बेचने वाला टाइम नहीं है। कॉल सेलर ट्रैप हो सकता है और कभी भी ये गैप अप ओपनिंग हो सकती है, क्योंकि अनिल जी हम रेंज के ऊपर वाली साइड पे हमने बियर स्प्रेड दिया था। अनिल जी कोई भी स्प्रेड देते हैं, जिस साइड पे हम 2 बेचते हैं उसका मतलब होता है कि उससे नीचे नहीं जाएगा। मैं बुल स्प्रेड अनिल जी तेजी में होते हुए भी इसलिए नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मुझे 2 नहीं बेचनी है और कभी भी एक गैप अप हो सकता है और ये ट्रैप हो सकते हैं। कॉल सेलर होते हैं नहीं होते सेकेंडरी, लेकिन अनिल जी डिसिप्लिन में बेचना नहीं चाहिए। तो जो आपने डेटा एनालिसिस किए हैं वो बड़े परफेक्ट हैं कि एक अच्छा ऊपर का मूव आ सकता है। अनिल जी एक डेल्टा का अपडेट, और मैं अनिल जी आपको ध्यान होगा कि 1-1.5 साल पहले जब डेल्टा 160, 70, 80 था तो शायद 10-12 बार रिकमेंड किया था। अनिल जी 5-7 बार फिर बोल चुका हूं और फिर रिपीट कर रहा हूं, टाइम टू एक्यूमुलेट डेल्टा। सिर्फ एक जीएसटी की वो जो तलवार लटक रही है अनिल जी, कहीं मुझे लगता है कि 99%, 100 तो नहीं कह सकते बट मोर देन 90% वो फेवर में आएगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इतना सीवियर हो नहीं सकता। और अदरवाइज भी अनिल जी मैंने बताया कि जो स्क्यूड सेलिंग थी वो सारी एब्जॉर्ब हो चुकी है। वैल्यूएशन वाइज अनिल जी कई बार आप कहते हैं कि मतलब कोई चीज अच्छी है बुरी है, मैं हमेशा कहता हूं अनिल जी वैल्यूएशन। तो अनिल जी वैल्यूएशन वाइज मैं बार बार 5वीं 6ठी बार बोल रहा हूं कि कोई मेरे को डेल्टा से अलग से प्यार नहीं है, लेकिन इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए और ये कभी भी एक अच्छा मूव दे देगा। अनिल जी उस अच्छे मूव के लिए मैं एक मतलब कुणाल जी से स्पेशल एक इंटरवेंशन चाह रहा हूं कि वो कौन सा ऐसा लेवल है जिसको क्रॉस करने के बाद एक इसमें मतलब एक जो मतलब इसे तो रॉकेट मूव आ सकती है। सो अनिल जी वो 185 है, 190 है, 195 है, 200 है, वो मुझे कंफ्यूजन है। तो आई रियली नीड हिज हेल्प कि वो लेवल कौन सा इसको ट्रैक करें। अभी दिलवाते हैं आशु सर। कुणाल जी बताएं किस लेवल के पार निकलने के बाद डेल्टा पृथ्वी से निकलकर ब्रह्मांड में किसी और दूसरी कक्षा में जाकर स्थापित हो जाएगा? अनिल जी देखिए चार्ट पर तो बड़ी भारी गिरावट आ चुकी है और अब अनिल जी बिल्कुल राशु जी ठीक कह रहे हैं कि इन स्तरों पर अब इसमें खोने के लिए कुछ नहीं है, सपोर्ट के करीब है। रहा सवाल अनिल जी इसके रॉकेट में बनकर प्रक्षेपण का, तो अनिल जी देखिए 200 रुपए का लेवल है जो कि साइकोलॉजिकली भी इंपॉर्टेंट है और चार्ट पर भी इंपॉर्टेंट है। तो 200 का लेवल पार होगा तो एक बार 240 तक का मूव बन सकता है और वो मेरे ख्याल से पर्याप्त होगा आशु जी के लिए। और साथ में अनिल जी डिस्क्लेमर है कि आशु जी के सौजन्य से अनिल जी हमने डेल्टा का नमक खाया है, तो अनिल जी इसको भी ध्यान में रखें। चलिए बढ़िया, वो तो आशु जी को सौजन्य है ना, डेल्टा का थोड़ी है, बट फिर भी चलिए अच्छा है, आपने अगर दे दिया डिस्क्लेमर तो अच्छी बात है। 200 पार कर रही है आशु सर, आगे की जिम्मेदारी कुणाल जी के मजबूत कंधों पर। आइए वसीम साहब जुड़े, उससे पहले जल्दी से एक बिगुल सचिन जी के लिए BTS डबल टी का बताएं सर। अनिल जी यहाँ पर दीपक नाइट्रेट में एक फ्रेश ब्रेकआउट आइडेंटिफाई हुआ है, लगभग अराउंड 1795 पे आइडेंटिफाई किया था। ये जो मोमेंटम अभी मिला है मुझे लग रहा है लगभग 1840 तक एक्सटेंड होना चाहिए ड्यूरिंग द डे। पोजिशनल टारगेट होगा यहाँ पर 1885 का। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 1780 पे एंड खरीदारी अभी भी करनी है दीपक नाइट्रेट के फ्यूचर में। दीपक नाइट्राइट है वो स्टॉक जहां पर फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय सचिन जी की तरफ से आपके लिए आती हुई। आइए अब वसीम साहब से करते हैं मुलाकात। स्वागत है आपका वसीम साहब, नमस्कार। सबसे पहले तो आइडिया आपका कमाल करता हुआ दिखा भी है, 9 रुपए तक पहुंचा है, बधाई उसके लिए। बताएं सर अपडेट्स और कोई और आपके तरफ से बाजार का डायरेक्शन। हाँ तो गेल भी सर आपको 37.38 का था, 40 बिक गया। और अपडेट दे दूं, टाटा केमिकल, अडानी पोर्ट, आइशर मोटर, GMR,
HDFC, AMC, एक्साइड, M&M फाइनेंस, जुबिलेंट फूड और दीपक नाइट्राइट, ये देखिए 10% मूव कर चुके हैं, उससे ज्यादा ही। तो आपको जो लास्ट वीक कहे थे उस समय जब केओस था वो लेने के मौके थे। अब 2 नहीं 3 पिक हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं, लेकिन तीनों मिड कैप है क्योंकि ये बाजार मिड कैप पे चलेगा। निफ्टी कैन बी वॉलेटाइल एट दीज लेवल्स बिकॉज ऑफ ग्लोबल क्यूज। जी सर बताएं। सबसे पहले लीजिए, देखिए आरती और एसआरएफ में ब्रेकआउट है, एसआरएफ बढ़ चुका है। आरती इंडस्ट्रीज माय टॉप फेवरेट, ये वैसे तो 850 जाएगा। टॉप इन नाइट्रो क्लोरीन बेंजीन इन द हाइड्रोकार्बन स्पेस। सेकेंडली इसकी एपीआई द सेकंड बेस्ट आफ्टर डीवीज, और दोनों बिजनेसेस बहुत रोबस्ट चल रहे हैं। 730 पे लीजिए, 712 का स्टॉप लॉस, 775 का टारगेट, ये बहुत जल्दी आएगा। आरती ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया 740 के ऊपर तो रॉकेट की तरह चलेगा जैसे आशु जी के शेयर चल रहे हैं। और हिंद कॉपर, अनबिलीवेबल कॉपर स्मेल्टर जिसमें एक्चुअली कॉपर माइंस हैं, 90, 50 पे लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 87, 100 रुपए का टारगेट, 10% के टारगेट आएंगे। रैमको सीमेंट प्राइसेस इन साउथ हैव बीन रेज्ड, और वहां बरसात जैसे खत्म होगी रैमको विल स्टार्ट टू रैंप अप कैपेसिटी ओवर देयर। 645-47 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 630, 670 का टारगेट। तो ये 3 बेहतरीन स्टॉक है जहां पर खरीदारी करने की राय बसिन साहब की तरफ से। आरती इंडस्ट्रीज खरीदिए, 712 का स्टॉप लॉस, 775 का टारगेट। हिंदुस्तान कॉपर खरीदिए, 87 का स्टॉप लॉस, 100 का टारगेट। 630 के स्टॉप लॉस से खरीदिए आप रैमको सीमेंट, 670 के टारगेट के लिए। तो 3 बेहतरीन पिक्स है जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए। धन्यवाद वसीम साहब, ये बेहतरीन पिक्स देने के लिए। कल दोपहर में आपसे कल सुबह आपसे होगी फिर मुलाकात 9:45 पर, और दोपहर में भी होगी 1:30 बजे और 2:45 पर। तो मुलाकात हम फिर से करेंगे। आइए तब तक बढ़ते आगे, और कुशल हमारे साथ तैयार है। जी कुशल, बताइए क्या बताना चाहते हैं आप? अच्छा सर, टॉस मैं खुद को ही कर देता हूं। हाँ, खुद को कर लिया। हाँ। सो आईटी कंपनीज जो हम देख रहे हैं कि अट्रिशन रेट जो है अक्रॉस द बोर्ड आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है लगातार। और यहाँ पर इस बारी भी अगर आप Q1 FY23 के नंबर्स TCS के देखेंगे तो 19.7% पर अट्रिशन दर आ रहा था। इसके पहले भी जो चौथी तिमाही का अट्रिशन था वो 17.4% था, और वो जो कि एक रिकॉर्ड था। तो यहाँ पर एक और नया रिकॉर्ड बनता हुआ नजर आ रहा है अट्रिशन के लिहाज से। बट डेफिनेटली काफ़ी सारी कंपनियाँ बहुत कुछ कर रही हैं। कोई डेफिनेटली जो प्राइस जो वेज हाइक्स है वो दे रही हैं, जिसकी वजह से मार्जिन्स पर इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और अगले 1 क्वार्टर तक भी ऐसा एक्सपेक्टेशंस लगाकर चल रही है इंडस्ट्री की ये जो अट्रिशन दर है ये बढ़ता हुआ नजर आएगा। उसके बाद देखने होगी कि क्या ट्रेजेक्टरी रहती है। बट लार्जली काफ़ी सारी कंपनियों ने अलग अलग तरीके निकाले हैं जैसे अट्रिशन को कंट्रोल करने के लिए। स्पेसिफिकली विप्रो की अगर हम बात करें तो विप्रो में आप देखिए चौथी तिमाही में इसका अट्रिशन दर 23.8% था, और FY22 की जो शुरुआत है ये आंकड़ा 15.5% का था। तो काफ़ी सिग्निफिकेंट स्पाइक पिछले 1 साल में आपको यहाँ पर देखने को मिली है। बट लार्जली इस चीज़ को अब कंट्रोल करने के लिए कंपनी एक नया तरीका अपना रही है। हर तिमाही में प्रमोशन देने की स्ट्रैटेजी अब इनकी बन रही है। तो ये एक बड़ी चीज़ है विप्रो की तरफ से जो आती हुई नज़र आ रही है, जिसमें जुलाई से यानी कि इसी महीने से बड़े पैमाने पर प्रमोशन देने की तैयारी कर रही है कंपनी। इनफैक्ट जिनको प्रमोशंस मिलेंगे उनको जो एवरेज सैलरी हाइक है करीबन 10% की सितंबर में, वो भी ज़्यादा एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। करीबन 15% की एक्सपेक्टेशंस के लगाकर चल रहे हैं। और अगर आप देखें तो यहाँ पर जो प्रमोशन मिलने वाले कर्मचारी हैं इनका वेतन जो है रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो लार्जली डेफिनेटली एम्प्लॉयज़ के लिए तो अच्छी खबर है, बट कंपनी के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो अट्रिशन दर हो सकता है इससे कंट्रोल में आ जाए। बट अगेन जो मार्जिन्स हैं वो आगे भी अगले 1-2 क्वार्टर्स तक भी हर्ट होती हुई नजर आ सकती हैं। ओके, तो आगे भी 1-2 तिमाहियों तक मार्जिन्स पर रहेगा दबाव, ये मानना है कुशल का TCS के नतीजों को देखकर। और ऐसे में सारी कंपनियों पर थोड़ा सा मामला मुश्किल ही होगा, राइट? अभी तो मुश्किल। IT शेयरों पर कोई विचार बदल रहे मेटल की तरह? आशु सर, आपकी राय? नहीं अनिल जी, अभी तो ये लेगार्ड्स ही रहेंगे और TCS ने और बता दिया। और अनिल जी सबसे बड़ी बात है आई थिंक जो सेक्टोरल ओवरबॉट है ना अभी भी, क्योंकि अनिल जी IT में कंफर्ट इतना था और सारे फ्रंटलाइन शेयर्स हैं और सारे आधे हो चुके हैं। मतलब अनिल जी मैं तो LTTS को फोर्स मतलब इनको ट्रैक ही नहीं करता था। जब भाव देखे तो मतलब ऐसे लग रहा था जैसे ये हो क्या गया इनको। तो अनिल जी मतलब क्योंकि कंफर्ट ज्यादा था, फ्रंटलाइन स्टॉक्स हैं और एक सेफ सेक्टर माना जाता था ड्यूरिंग वॉर टाइम्स भी। तो अनिल जी हर तरह से डिसअपॉइंट किया है और
उसका चलते अनिल जी आपने रिजल्ट्स में भी देखा। तो अनिल जी मुझे नहीं लगता अब ये HCL टेक वगैरह भी बहुत ओवरबॉट है। अनिल जी देखिए आपने भी आइडेंटिफाई कर लिया, जब HCL टेक की कॉल आती है तो क्या होता है। तो अभी अनिल जी इनमें कोई ट्रैक्शन नजर नहीं आता है, मतलब TCS के रिजल्ट के बाद तो एक्चुअली में नजर नहीं आता, क्योंकि अनिल जी शॉर्ट की मार्केट है नहीं, तो इसको मतलब इस वाली लेवल पे शॉर्टिंग भी नहीं कर सकते। मुझे लगता है अनिल जी टाइम करेक्शन में ये चले जाएंगे और फ्रस्ट्रेट करेंगे। तो अनिल जी नो व्यू बेसिकली, मतलब नो ट्रेड है इसके अंदर। ओके, तो नो ट्रेड, नोटा, ये है आपके लिए। ट्रेड होता तो जल्दी से बता देते आशुतोष खरीदना है या बेचना है। नोटा में टाइम लगता है, ट्रेड नहीं देने में टाइम लगता है। बराबर है सर? ठीक बात है अनिल जी, बिल्कुल ठीक है अनिल जी। देखिए उसमें टाइम इसलिए भी लगता है कि लोगों के पास अनिल जी मुझे पता है कि कैसी चीज है, क्या लॉन्ग है, क्या शॉर्ट है, क्या करना चाहते हैं और क्या सुनना चाहते हैं। तो अनिल जी उनको ना थोड़ा सा वो बताना जरूर पड़ता है। देखिए अनिल जी हर चीज ना सिर्फ ट्रेड नहीं होती कि मतलब ये ले लो या बेच लो और अगले दिन आके मतलब या तो हो गया या नहीं हुआ। अनिल जी को जो लोगों के पास स्टॉक पड़े हैं वो सुनना चाहते हैं। अब जैसे मैं बार बार अनिल जी जैसे सेल को बार बार आके कहता था बेचना है, अब बार बार कहता हूं कि मेटल्स ठीक भी हो जाए तो सेल नालको NMDC के अंदर मत रहना, फ्रंट लाइन में रहना अगर आपको मेटल्स में ही रहना है। तो अनिल जी ये गाइडेंस नोट है ना, जो मतलब मेरी कन्विक्शन है वो मुझे शेयर करना बहुत जरूरी होता है और अनिल जी वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये है आपके लिए राय IT शेयर पर। जब IT शेयर की बात ही निकली तो HCL टेक के नतीजे भी आने वाले हैं कल। कैसे रहेंगे रिजल्ट्स, जरा अनुमान कुशल से जानने। कुशल आए हुए तो इससे पहले उठ के जाए, कुशल बताई दो। बिल्कुल सर, तो नंबर्स के लिहाज से टॉप लाइन तो अच्छी रहने वाली है। 1.6% डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। पोस्ट मार्केट कल इसके नंबर्स आएंगे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ पर जो 304 करोड़ की डॉलर आए हैं वो हमारी एक्सपेक्टेशंस है। डेफिनेटली कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ जो है वो लगभग 2.9% की एक्सपेक्टेशंस है। तो देखना होगा कि यहाँ पर एग्जैक्ट फिगर्स क्या आते हैं, बट अगेन जो मार्जिन हैं उस पर दबाव देखने को मिलेगा। 18.2% के मुकाबले क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 17.7% के मार्जिन कंपनी के रह सकते हैं और इसका इम्पैक्ट कंपनी के मुनाफे पर आएगा। लगभग 7% की गिरावट के साथ 3350 करोड़ पर हमारा अनुमान है। डेफिनेटली IT सर्विसेज से आय को राहत मिलती हुई दिखेगी, बट वेज हाइक्स और साथ ही जो ट्रैवल कॉस्ट कंपनी के बढ़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं इस पर दबाव, मार्जिन्स पर दबाव आता हुआ दिखेगा। बट ये देखना होगा कि जो गाइडेंस है FY23 की, हमारी एक्सपेक्टेशंस ये है कि जो 12 से 14% की गाइडेंस इन्होंने दी थी वो आगे बरकरार रखेंगे और साथ ही 18 से 20% की मार्जिन गाइडेंस ये कंपनी की रहनी चाहिए। अब यही है कि एग्जैक्ट फिगर्स गाइडेंस को लेकर क्या देती है कंपनी और अट्रिशन पर क्या कमेंट्री है, ये तो डेफिनेटली हर एक IT कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अट्रिशन की तो परेशानी बनी ही हुई है और अट्रिशन को देखकर आप देख भी रहे हैं TCS पर भी आज एक बड़ा रिएक्शन उसी का आया है। इनफैक्ट उस पर भी थोड़ा समझें कुशल, अट्रिशन की जो परेशानी है HCL टेक में तो देखना पड़ेगा क्या अट्रिशन आती है, मार्जिन गाइडेंस आगे का आउटलुक क्या है, बट ये जो अट्रिशन की पर्टिकुलर प्रॉब्लम है ये TCS के बाद क्या दिखा रही है? बिल्कुल, TCS पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो 17.4% की अट्रिशन दर Q4 में थी और उसके बाद अगर आप 19.7% की अट्रिशन दर देख रहे हैं, तो हालांकि अगर आप ओवरऑल इंडस्ट्री की बात करेंगे, इन्फोसिस के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो अराउंड 25% की उनकी ये अट्रिशन दर आती है, बट उसके कंपैरिजन में TCS के रिलेटिवली कम है। बट आगे चलकर ये मैनेजमेंट ने पहले भी कहा था कि Q4 तिमाही के जब नंबर्स आए थे कि अगले 2 क्वार्टर्स में ये अट्रिशन दर पीक आउट होता हुआ नजर आएगा। तो एक और क्वार्टर की बात है तो हमें यही देखना है कि ये पीक आउट होता हुआ नजर आता है या नहीं, और अगर नहीं तो डेफिनेटली अगले आने वाले कुछ क्वार्टर्स तक भी जितने भी दिग्गज IT कंपनियां और साथ साथ अगर आप स्पेसिफिकली मिड कैप IT कंपनियों की बात करें तो वहां पर जो मार्जिन्स हैं उस पर दबाव आएगा और प्रॉफिटेबिलिटी भी अकॉर्डिंगली जो है आपको गिरावट का रुझान दिखाती हुई नजर आएगी। तो यही देखना है कि अट्रिशन जो है कब कंट्रोल में आता है। ये TCS की और बाकी कंपनीज की भी प्रॉब्लम रहेगी, HCL टेक पर ही है? ये सबकी है, TCS समेत विप्रो की भी अगर बात करें तो वहां पर भी ऑलमोस्ट सिमिलर सा रुझान ही दिख रहा है। बिल्कुल, तो परेशानी बनी हुई है अट्रिशन की कंपनीज के साथ और उसका आप एक्शन भी देख रहे हैं। एक बार राय भी ली जाए, TCS तो ऑफकोर्स आज काफ़ी पिटा हुआ है, विप्रो पर भी हम प्रेशर देख रहे हैं, इन्फोसिस में भी आज आप वीकनेस देख रहे हो। इनफैक्ट 3% की गिरावट इन्फोसिस के भी चार्ट में आज आपने आती हुई देखी है। वागले साहब, इन्फोसिस पर क्या राय बनती है सर? दीपांशु, ये पूरी स्पेस पे वीकनेस है, इनफैक्ट करेक्शन भी नहीं, मैं तो कहूँगा वीकनेस है। बाउंस बैक भी मुझे बहुत ज़्यादा आते हुए नहीं लगते। इन्फोसिस में 1475 का करंट भाव है, मुझे 1500 की ब्रेक होते हुए नहीं लगता है। आपको 1480-85 ये रेंज में बेच के चलना चाहिए 1500 के स्टॉप लॉस से।
आई थिंक 1440 1420 के लेवल्स आपको एक से 2 दिनों में मिलने चाहिए। तो ये आपके लिए आईटी जहां पर रखनी है, आपको नजर कमजोरी बनी हुई है और वन ऑफ द फ्यू सेक्टर्स जो गिर रहा है जिसकी वजह से बाजार ऊपर नहीं आ पा रहे, क्योंकि ऑफ कोर्स निफ्टी पर काफी प्रेशर आईटी की वजह से आ रहा है। थोड़ा निफ्टी भी गेन्स गिव अप करके वापस सपाट होते हुए आपको दिख रहा है। पर आइए कैश का ऑप्शन आज लेते हैं सुमित जी की तरफ से। बताएं सर। दीपांशु, कैश का ऑप्शन में स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शन है मेरे पास। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 735 रुपए, 737 रुपए। स्टॉक का नाम है आरती इंडस्ट्रीज। आरती इंडस्ट्रीज में रिसेंट के स्विंग हाई ब्रेक हुए, यहां से एक अच्छा मोमेंटम बनेगा। आरती इंडस्ट्रीज के अंदर ऑप्शन के जरिए 740 वाला कॉल अभी 23 रुपए 40 पैसे 23 रुपए 50 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। आरती इंडस्ट्रीज के अंदर मेरे को लग रहा है कि जिस तरह का कैंडल फॉर्म हो रहा है लास्ट 2-3 दिनों से और आज का जो मूव आ रहा है उसको देखते हुए लगता है कि आरती इंडस्ट्रीज यहां से 750 रुपए से लेके 760 रुपए तक का मूव ऊपर की तरफ दिखा सकता है और नीचे में 720 रुपए 725 रुपए के आसपास का सपोर्ट है। तो पोजीशंस होल्ड करें और फ्रेश खरीदारी करें और ऑप्शन के जरिए 740 वाला कॉल यहां पे सीएमपी पे खरीदारी करें। 13 रुपए 50 पैसे का नीचे के अंदर इसमें स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 32 रुपए से लेके 40 रुपए तक के टारगेट 740 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। आरती इंडस्ट्रीज का 740 का कॉल। आरती इंडस्ट्रीज सबके रेडार पर आ रहा है और जबरदस्त ब्रेकआउट इस पर आपको आते हुए दिख रहा है। अभी थोड़ी देर पहले भसीन साहब भी बात करके गए थे, तब 735 पर था, तब से अब तक 5 रुपए की मूव ऑलरेडी आ चुकी है और अब 740 का कॉल खरीदने के लिए आपको राय दे रहे हैं सुमित जी। इस पर रखनी है नजर दीपक नाइट्राइट पर भी रखे, वहां पर एक्शन आ रहा है। यूपीएल की बात चल रही थी, वो भी अच्छी मूव आपको दिखा रहा है। तो एग्रोकेमिकल स्पेस में आपको कुछ ना कुछ होते हुए दिख रहा है सर। वागले साहब से पूछ लो। आइए चलते हैं वागले साहब के पास। बिगुल वागले का वंडर। बताएं सर। दीपांशु, दीपक नाइट्राइट ही वो स्टॉक है जिसमें मैं बीटीएसटी करना चाहूंगा। 1820-22 का भाव है, आपको 1800 के नीचे का स्टॉप लॉस लेना है। पहला टारगेट 1860, दूसरा टारगेट 1885। तो 1885 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करनी है। ये है आपके लिए दीपक नाइट्राइट वागले साहब की तरफ से भी, और सचिन जी ने भी थोड़ी देर पहले यहाँ पर आपको खरीदारी की राय दी थी। तो स्टॉक्स मूवमेंट में आ रहे हैं और एग्रोकेमिकल स्पेस ही है जहाँ पर आपको अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। एक बार जरा एसआरएफ भी पुल अप करिए, देखें इस काउंटर पर क्या हो रहा है, और यूपीएल पर भी डाल देते हैं नजर। आज सुबह यूपीएल भी रेडार पर था और अच्छी मूव उस समय दिखा रहा था। इनफैक्ट आई थिंक सिमी जी की तरफ से खरीदारी की भी राय आई थी यूपीएल पर, वो भी थोड़ा मूवमेंट दिखा रहा है। तो इस स्पेस पर रखिएगा नजर, यहाँ पर एक्शन बनते हुए दिख रहा है और सबसे एक्टिव इस समय आरती इंडस्ट्रीज का स्टॉक ही बना हुआ है। मूव आ रही है ऑटोज में, और हम बात भी कर रहे थे टीवीएस मोटर्स, इस पर एक फ्रेश खरीदारी के संकेत इस समय दिख रहे हैं। किरण जी जरा देखें टीवीएस मोटर्स सर। देखिए टू व्हीलर स्पेस में टीवीएस मोटर और आइशर मोटर, ये दो बड़े अपमूव्स देखने को मिल रहे हैं, पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। और टीवीएस मोटर्स में मेरा मानना है कि लॉन्ग पोजीशंस बने रखना चाहिए। पोजिशनली आपका स्टॉप लॉस 800 के आसपास होना चाहिए और टारगेट्स भी मैं मानता हूं कि 900 पहला रहेगा और 930-35 ये दूसरे दो टारगेट्स रहेंगे। तो अभी के लिए लॉन्ग पोजीशंस रखने चाहिए, ट्रेल करना चाहिए। ये काफी अच्छे ऑटो स्टॉक्स देखने को मिल रहे हैं, इधर एक्टिविटी काफी स्ट्रांग है। इसका पहला ब्रेकआउट लगभग 700 के आसपास आया था, दूसरा लगभग 760 के आसपास आया था और अभी भी कंसोलिडेशन जोन में है। तो मेरा मानना है कि थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद वापस इसमें एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। इवेंचुअली टारगेट्स बड़े देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, तो यह है आपके लिए टीवीएस मोटर्स जहां पर आपको करनी है खरीदारी। यहां पर भी एक्शन आते दिख रहा है। तो ऑटोज पूरे फॉर्म में आ रहे हैं। एक्साइड पर रखिए नजर, बढ़िया वाला ब्रेकआउट एक्साइड पर आपको इस समय दिख रहा है। 4.5% ऊपर एक्साइड है, वागले साहब जिसकी बात कर भी रहे थे थोड़ी देर पहले, और मूव कर रहा है। और 160 का वागले साहब का टारगेट है, मूव भी कर रहा है उसकी तरफ। तो अच्छी मूव इन सभी काउंटर्स में आ रही है और लीडरशिप अब ऑटोज एक बार फिर से दिखा रहे हैं। बट भारतीय एयरटेल ये आज काफी खोया हुआ दिख रहा है। अब ये अदानी टेलीकॉम की खबर की वजह से 5G ऑक्शन रेट्स के लेकर है या कुछ और है वो पता नहीं। बट भारतीय एयरटेल, आशु सर काफी टाइम से डिस्कशन नहीं हुआ, भारतीय एयरटेल पर 660 के लेवल थोड़ा आज फिर से फिसल रहा है। दीपांशु, वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी गुड कमेंट। दीपांशु, डिस्कशन करने लायक क्या था इसके अंदर? पिछले 6 महीने में क्या हुआ भारतीय के अंदर? ना 700 से ऊपर गया है, ना 660 के नीचे गया है। सो दीपांशु, जो अभी अनिल जी कह रहे थे कि ये नई ट्रेड करना जो वो होता है, ये दीपांशु ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दीपांशु, अगर आप पिछले 4 महीने में देख लो या 6 महीने में 4-5 महीने में देख लो,
कितने कॉल्स आए होंगे भारती के ऊपर, 10 रुपए ऊपर 10 रुपए नीचे, 10 रुपए ऊपर 10 रुपए नीचे, पर कहाँ गया भारती? ना नीचे गया ना ऊपर गया। तो दीपांशु, जब तक मेरे पास कोई कन्विक्शन नहीं होता ना कि मतलब देखिए मेरे को ये ऑनेस्टली ना मैं चार्ट्स फॉलो करता हूँ, ना ये BTSC SCBT 2-5 रुपए ऊपर 2-5 रुपए नीचे, जब तक कोई बड़ा मूव नहीं आए स्टॉक के अंदर, मजा काम करने का तब आता है। अब रिलायंस आएगा 100 रुपए ऊपर आएगा, 50 रुपए घटेगा, कुछ करेगा, डेल्टा 10 रुपए घटेगा, 40 रुपए 50 रुपए ऊपर बढ़ेगा, कुछ होगा, मतलब कुछ होना चाहिए। तो दीपांशु जो बिल्कुल आपने राइट चीज बोली, एंड दैट ऑटोमेटिकली सेज माय कन्विक्शन ऑन द स्टॉक के अनलेस देयर इज अ क्रेडिबल ट्रेड ऑन द ईदर साइड, वो मुझे मजा नहीं आता दीपांशु। तो अभी भी भारती में कोई व्यू नहीं है, 10-20 रुपए ऊपर नीचे वही 650-700 के बीच में घूम रहा है, हाँ। घूमता रहेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। तो सर ये भी वैसे कर लें कि ITC कर रहे हैं, बाय भारती एयरटेल एट 660, स्टॉप लॉस 660, टारगेट 660 जो ITC में 205 रुपए में होता था। ये ऐसा वाला नहीं हुआ अनिल जी, अभी ऐसा नहीं हुआ। ITC तो अनिल जी चेंज हो गया, देखिए मतलब। अच्छा चलो 660 में लेने का, 650 का स्टॉप लॉस, 670 का टारगेट, 10-10 रुपए बस। नहीं अनिल जी, मैं कुछ और बोल रहा हूँ। राकेश जी की लैंग्वेज में ITC इज वन एग्जांपल व्हिच प्रूव्स दैट आई एम नॉट मैरिड टू एनी बुलिश एंड बेरिश व्यू। अनिल जी जब मतलब महीनों ITC में मंदी में रहे तो है, और अब महीनों से अनिल जी यही बोल रहे हैं कि ITC विल आउट परफॉर्म और ITC 300 भी क्रॉस करेगा। सो अनिल जी दैट इटसेल्फ इज एन आई मीन टेस्टिमनी ऑफ द फैक्ट कि जब तक बड़ा मूव नजर नहीं आएगा अनिल जी, मतलब आप कुछ भी कह लीजिए मुझे, ये AB कैपिटल, L&T हाउसिंग फाइनेंस, IDFC, मैं इनमें मतलब कुछ आनी जानी नहीं है अनिल जी इनके अंदर। बट भारती में वो रीजन नहीं है। भारती अनिल जी बहुत ज्यादा टाइम करेक्शन के अंदर चला गया है, और अभी कोई मूवमेंट मुझे अभी भी नजर नहीं आ रही इसके अंदर। ओके, चलिए बढ़िया है। तो भारती में कुछ नहीं होने वाला है, यहीं का यहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, कोई बात नहीं। आजकल तो स्टॉक कहीं ना जाए वो भी बढ़िया है, वही बेटर है, मतलब नीचे की तरफ। हाँ। ऊपर जाए तो बढ़िया ही है, नीचे की तरफ ना जाए। चलिए आइए बढ़ते आगे। और किस स्टॉक में बड़े सौदे हुए? हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल 13 लाख शेयरों का, आज सुबह खबर आई थी। हाँ, प्रमोटर्स के बीच में सेटलमेंट हो गया। हिमाद्री केमिकल रिकमेंड करने वाले लोगों में कौन है, जरा हाथ खड़ा करें। मेरे ख्याल से सुमित जी ने किया होगा 100 के नीचे का, एक हिमांशु जी बहुत करते हैं बार। तो जरा सुमित जी चार्ट्स बताइए इसके। अनिल जी, स्टॉक के अंदर पिछले 5 दिनों के अंदर 60 रुपए से लेकर 90 रुपए तक का मूव आ चुका है। स्टॉक के अंदर पोजीशन जिन्होंने बनाई है वो लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन होल्ड करें। नो डाउट स्टॉक में ब्रेकआउट है और वॉल्यूम्स के साथ मूव देखने को मिल रहा है, तो 3 डिजिट में तो जल्दी देखने को मिलना चाहिए। 100 रुपए के इसके इमीडिएट साइकोलॉजिकल टारगेट होंगे। 100 का लेवल निकलता है तो 120 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में HSCL हिमाद्री स्पेशलिटी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें, जो कि नीचे के अंदर 84-85 के आसपास का बनेगा और 100 का इमीडिएट टारगेट होगा। तो ये है आपके लिए हिमाद्री केमिकल में बढ़िया तेजी 11% की बनती हुई इस वक्त दिखेगी। बड़े डील्स, बड़े सौदे भी होते दिख रहे हैं, लेकिन तेजी एक और जगह बन रही है जो हमें पसंद नहीं है, और वो है डॉलर। रुपए के मुकाबले में मजबूत होता हुआ दिख रहा है, और रुपया लाइफ टाइम लो पर आ चुका है। क्या वजह है? रुपया लुढ़के जा रहा है, गिरे जा रहा है। नेहा आनंद हमारे साथ जुड़ चुकी है बताने के लिए वजह। नेहा बताइए। सर, डॉलर के मुकाबले रुपया आज हमने देखा, एक डॉलर जब खुला, रुपया जब खुला तो 2 पैसे की हल्की फुल्की कमजोरी थी, लेकिन फिर उसके बाद ये नीचे लुढ़कता चला गया, और आज हमने $1 को 79.43 यानी कि $1 की कीमत 79.43 के रिकॉर्ड लो तक जाती हुई देखी है। एक हफ्ते की बात करें तो 0.5% तक की कमजोरी आ चुकी है, और इस साल अब तक 6.5% रुपया डॉलर के मुकाबले गिर गया है। सिर्फ और सिर्फ डॉलर इंडेक्स में जो स्ट्रेंथ आ रही है वही बड़ा कारण है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि रुपया एक तरफा चाल के साथ नीचे गिरता चला जा रहा है। डॉलर इंडेक्स 20 साल की ऊंचाई पर है, 20 साल की नई ऊंचाई पर है, रादर 107.55 के लेवल पे चला गया है। बाकी जितनी भी बड़ी करेंसीज हैं सब में गिरावट देखने को मिली है। येन 137 का आंकड़ा आज पार कर चुका है, 24 साल का निचला स्तर है। यूरो की बात कर ले 20 साल के लो लेवल्स पर है, पाउंड 27 महीने के निचले स्तर पर है, और ऑस्ट्रेलियन डॉलर 2 साल के निचले स्तर पर है। कोई भी आप करेंसी उठाकर देख लें कि रूबल और ब्राजीलियन रियाल को छोड़ के वो सब 2 से 13% एक महीने में गिर चुकी है। सर, एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा निकल के, ऐसे तो हम बता ही रहे हैं कि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो $590 बिलियन के नीचे उतर आया है। FIIs की तरफ से भारी निकासी हमने होते हुए देखी है, लेकिन सर एक फैक्टर है जो अभी तक कोई हाईलाइट नहीं कर रहा है, वो मैंने आज नोटिस किया। CFTC का डेटा चेक किया, उसमें जो US डॉलर है उसमें स्पेकुलेटर्स का जो नेट लॉन्ग पोजिशन है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हफ्ते दर हफ्ते $2.1 बिलियन वर्थ के वैल्यू एडिशन हमने
स्पेकुलेटर्स की तरफ से लॉन्ग पोजीशंस में आते हुए देखिए, और उसके ठीक विपरीत जो यूरोपियन करेंसी है उसमें नेट शॉर्ट्स हैं 8 महीने के हाइज पर चले गए हैं। पाउंड और येन की भी बात कर ले तो 2-2 हफ्ते के हाइज पर इसके नेट शॉर्ट पोजीशंस चली गई हैं। मतलब इतना ज्यादा भरोसा लोगों का बन रहा है, खासतौर से ये जो जॉब्स डेटा आया है उसके बाद और भी ज्यादा तेजी से जो स्पेकुलेटर्स हैं वो डॉलर की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो सर यही बड़ा कारण है जिसकी वजह से रुपए में प्रेशर है। मैंने कुछ ब्रोकिंग फर्म से भी बात की और उनका मानना है कि अब इसका अगला पड़ाव सीधा 80 और 80.5 का दिखाई दे रहा है, जो कि जुलाई एक्सपायरी तक देखने को मिल जाएगा। वाह, तो इस महीने और परेशानी हो सकती है और फाइनली 80 के लेवल के पार भी आपको रुपया जाते हुए दिख सकता है। तो परेशानी तो रुपए की बनी ही हुई है और यहाँ से भी आप वैसे ही वीकनेस वाला एक्शन देख रहे हैं। महीने के एंड तक तो है, बट सुमित जी इमीडिएट टर्म में कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो रुपए के लिए दिख रही हो? 79.40 तो आज टच कर ही लिया, नियर टर्म में अगला लेवल क्या है? देखिए दीपांशु, रुपए के अंदर अभी इमीडिएट हर्डल रहेगा 80 रुपए का। 80 से 80 रुपए 50 पैसे तक का मूव इसके अंदर बन सकता है। डॉलर इंडेक्स में भी कंटिन्यूसली तेजी देखने को मिल रही है, 107 के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है। तो मेरे को लग रहा है कि रुपया 80 से 80-50 तक जाने का पॉसिबिलिटी है, और अगर वो लेवल टूटे तो फिर ये 82 से 82.5 तक का मूव दिखाएगा। नहीं तो फिर नीचे के अंदर इसका 78-50 का सपोर्ट है, ये टूट गया तो फिर एक एप्रिसिएशन हमें रुपये में देखने को मिलेगा। जब तक 78-50 नहीं टूटता है तब तक डाइसी है, 80-50 तक के लेवल रुपए में देखने को मिल सकते हैं। यह है आपके लिए रुपए पर अगले इंपॉर्टेंट लेवल जो इस समय आपको आते हुए दिख रहे हैं। क्लियरली रुपए के साथ तो सिचुएशन अच्छी नहीं है, बाकी बाजार में आप फिर भी एक्शन देख रहे हो, बट रुपए की एक जो चिंता है वो फिलहाल हमारे लिए बनी हुई है और उसी का इम्पैक्ट आप प्ले आउट भी होते हुए देख रहे हैं। इस बीच जो स्टॉक्स हैं मूवमेंट दिखा रहे हैं, उसमें एक अपोलो टायर्स पर अभी स्पाइक आ रहा है। थोड़ी देर पहले भी ये रेडार पर आ रहा था, बट अभी एक स्पाइक आते हुए दिख रहा है। सचिन जी जरा अपोलो टायर्स का चार्ट देखें, 208 के लेवल पर स्पाइक कर रहा है इस समय काउंटर। दीपांशु, इनफैक्ट इसने अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काफी अच्छे प्राइस वॉल्यूम एक्शन से ब्रेक किया है। तो मुझे लग रहा है ये मोमेंटम अगले कुछ दिनों के लिए कंटिन्यूड ही रहना चाहिए। लगभग 215 से 220 के आसपास के स्विंग्स यहाँ पर बनने चाहिए। तो यहाँ पर फ्रेश पोजीशन ऐड करने की सलाह होगी 200 के स्टॉप लॉस के साथ। मुझे लग रहा है एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर एस्टैब्लिश हुआ है, एंड जिस तरीके से पिछले 15 दिनों की चाल है, मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर ट्रेंड और भी बेहतरीन हो रही है। तो 215-220 होगा रिवीजन, खरीदारी करनी चाहिए अपोलो टायर्स में। तो अपोलो टायर्स, इस पर आपको रखनी है नजर, ये काउंटर भी एक्शन में आ रहा है। आयन एक्सचेंज, इस पर रखिए नजर और इस पर एक स्पाइक आपको इस समय आते हुए दिख रहा है। 3% का स्पाइक आपको काउंटर पर दिखेगा और खबर ये आ रही है कि सुनील सिंघानिया साहब का जो एबिकस फंड है उसने यहां पर हिस्सेदारी अपनी बढ़ाई है, जिसकी वजह से स्टॉक एक्शन में आ रहा है। 2.82% से बढ़ाकर 3.02 यानी कि 0.2% की हिस्सेदारी उन्होंने खरीदी है और ये स्टॉक भी आपको एक्शन में आते हुए दिख रहा है। बंसल जी जरा आयन एक्सचेंज का चार्ट पुल अप करें सर। खबर के दम पर ऑफकोर्स स्टॉक भी इस समय रिएक्ट कर रहा है, एबिकस ने अपनी हिस्सेदारी इसमें बढ़ाई है। दीपांशु, चार्ट पॉजिटिव है और इनफैक्ट एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है 1830 के ऊपर, 1848 के अराउंड चल रहा है। खरीदारी की राय है आयन एक्सचेंज के अंदर, और टेक्निकली दीपांशु 1980 1990 के टारगेट यहाँ देखने को मिलेंगे शॉर्ट टर्म के अंदर। तो खरीदारी की राय है आयन एक्सचेंज में। तो ये है आपके लिए इस समय एबिकस, जहाँ पर आयन एक्सचेंज जहाँ पर एबिकस ने हिस्सेदारी बढ़ाई है और इसकी वजह से ये स्टॉक भी आपको एक्शन में आते हुए दिख रहा है। देखते हैं यहाँ से किस तरफ के मूव यहाँ पर आएगी। इंटेलेक्ट डिजाइन, ये भी एक और काउंटर है जहाँ पर आपको मूव आती हुई दिख रही है। बट एक स्पेस जहाँ पर आपको रखनी है नजर और वो है आपके सारे के सारे रिटेल स्टॉक्स। वहाँ पर आज हमने बढ़िया एक्शन बनते हुए देखा है। ऑफकोर्स एक तो एवेन्यू के नंबर्स आए हैं, वो अनुमान से बेहतर रहे हैं, तो उसका आपने रिएक्शन देखा है। बट इसके साथ ही बाकी रिटेल स्टॉक्स में भी एक नई जान आती हुई दिख रही है। क्या है उसके ट्रिगर्स? सिर्फ एवेन्यू के नंबर्स हैं या फिर कुछ और भी यहाँ पर चल रहा है? आइए इसके बारे में जानते हैं वरुण के साथ। वरुण बताइए क्या चल रहा है रिटेल स्पेस में? देखिए बेसिकली दीप, अगर आप देखेंगे तो इस स्पेस में एक शिफ्ट देखने मिल रहा है और ये शिफ्ट है ऑनलाइन से ऑफलाइन का। खासकर अगर आप देखेंगे तो मॉडर्न ट्रेड जो है वहाँ पे ग्रोथ काफ़ी बेहतर देखने मिली। इनफैक्ट जैन से जून के बीच में अगर आप देखेंगे तो मॉडर्न ट्रेड की जो बिक्री है वो प्री कोविड के भी लेवल्स के पार जा चुकी है। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो कोविड जो कम हुआ है उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों ने फिर से बाहर निकलना शुरू किया है और इसके लिए यहाँ पे जो बिक्री है उसमें बढ़ोतरी देखने मिली है। इसके विपरीत अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 वर्षों के मुकाबले ई कॉमर्स चैनल की जो ग्रोथ है उसमें काफ़ी धीमापन देखने मिला है। स्मार्टफोन, टेलीविजन एवं जो लार्ज एप्लीकेशन अप्लायंसेस थे उनकी बिक्री जो है
उसमें साल दर साल करीब 1 से 4% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। एफएमसीजी रिटेलर्स जो है वो भी मॉडर्न ट्रेड की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं और वहाँ पे बिक्री जो है ओवरऑल बढ़ते जा रही है। कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो ई कॉमर्स सेल्स जो है वहाँ पे दिक्कतें हैं। हालांकि जो क्विक ई कॉमर्स है वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ बढ़ोतरी है, लेकिन इसके पहले आपने जो देखा था कि ई कॉमर्स की सेल्स बढ़ रही थी, वहाँ अब सेल्स कम हो रही है। और इसका आपने दरअसल नतीजा जो है वो एवेन्यू सुपरमार्ट के नतीजों पे भी देखा कि वहाँ पे जो पहली छमाही है, इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो उसमें जो मॉडर्न ट्रेड है उसमें बिक्री काफ़ी अच्छी देखने मिली है, रिकवरी देखी गई है। ग्रॉस मार्जिन जो है इसके वजह से ये सुधर रहे हैं। देखिए, अगर मॉडर्न ट्रेड नहीं सुधरता तो यहाँ पे ग्रॉस मार्जिन को सबसे बड़ा हिट लेना पड़ता, क्योंकि आपका सीधा कंपटीशन जो है वो ऑनलाइन विक्रेता से था। तो इसके लिए अब अगर आप देखेंगे तो डीमार्ट के भी जो ओवरऑल मार्जिन जो है उसमें सुधार देखने मिला। और डीमार्ट ने तो ये भी कहा है कि ओवरऑल अगर आप मार्जिन देखेंगे तो उसमें अच्छी खासी सुधार हो सकता है। सिर्फ एक पॉइंट उन्होंने हाईलाइट किया है कि इन्फ्लेशन जो है वो लगातार बढ़ते आ रहा है, अगर ये बढ़ता रहे तो शायद आपके जो मार्जिन से वो दबाव में आएंगे, अगर ऐसा नहीं हो तो आपके मार्जिन जो है वो सुधार में रह सकते हैं। तो ऑफलाइन से ऑनलाइन का जो शिफ्ट ऑनलाइन से माफ़ कीजिएगा ऑफलाइन का जो शिफ्ट है वो साफ देखने मिल रहा है, भले वो रिटेल सेगमेंट में हो, भले वो एफएमसीजी सेगमेंट में हो, और ये साफ दर्शा रहा है डीमार्ट के रिजल्ट्स में। तो इसलिए डीमार्ट के रिजल्ट्स में दर्शा रहा है, बट बाकी रिटेल स्टॉक्स में भी जाना है क्योंकि ऑफलाइन सेल्स है यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। ये इंटरेस्टिंग है वरुण की ऑनलाइन डिस्काउंटिंग अब कम हो रही है इन्फ्लेशन की वजह से, इसलिए वापस ऑफलाइन की तरफ जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और दीप, अगर आप ऑफलाइन की तरफ जाते हैं, क्योंकि याद रखिएगा इन कंपनियों के लिए जो कॉस्ट होता है ना वो खासकर फिक्स कॉस्ट होता है, तो अगर यहाँ पे सेल्स नहीं हो तो इनके मार्जिन जो है वो दबाव में आएंगे, और अब अगर शिफ्ट होता है तो मार्जिन से ऐसे सुधरेंगे। इसके लिए आपने देखा 10.8% के आसपास के मार्जिन डीमार्ट ने डिलीवर किए हैं। तो इसलिए मार्जिन भी इनके बेहतर होकर आए हैं और सेल्स भी बढ़ रही है, बट आगे का शायद आउटलुक अभी भी थोड़ा कंसर्न वाला हो सकता है। बट फिलहाल जो डेटा अवेलेबल है वो तो यही इंडिकेट कर रहा है कि इस फेस के लिए आपने नई जान देखी है। एवेन्यू सुपरमार्ट से आज सुबह कुणाल जी ने खरीदारी की भी राय दी थी, 4000 का लेवल भी इसने टच किया है, 4400 के आज सुबह कुणाल जी टारगेट दे रहे थे। बाकी रिटेल स्टॉक्स में भी एक एक्शन आया। शॉपर स्टॉप आज सुबह काफी एक्टिव था। एक बार सुमित जी से इस पर राय ली जाए। सुमित जी, रिटेल एज अ स्पेस वापस फोकस में आ रहा है, शॉपर स्टॉप के जरा चार्ट पर राय दें अपनी। दीपांशु, शॉपर स्टॉक के अंदर तेजी का मूव देखने को मिल रहा है और ऐसा लग रहा है कि अभी ये फिलहाल स्टॉप लेने को तैयार नहीं है। स्टॉक 530-535 के आसपास से ब्रेकआउट मिल रहा है और ऊपर के अंदर 550 से 575 रुपए तक के लेवल शॉपर स्टॉक में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो पोजीशंस होल्ड करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें, 520 के आसपास का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं, 550, 575 ये लेवल जल्दी शॉपर स्टॉक में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो 550, 575 के टारगेट के लिए शॉपर स्टॉप इस पर रखनी है नजर। एक इंटरेस्टिंग कैश स्टॉक है जो मूव कर रहा है, और वो इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि वो आईटी स्पेस का कैश स्टॉक है। साइंट 2% ऊपर है ये काउंटर, और ये इस समय जब बाकी आईटी स्टॉक्स आपको तेज गिरावट दिखा रहे हैं, इनफैक्ट डेज लो पर काफी सारे ये काउंटर्स इस समय ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। उसके सामने आप साइंट का चार्ट देखिए, फ्रेश स्पाइक इस समय इंडिकेट कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो इस काउंटर में चल रहा है। कुणाल जी जरा देखें साइंट का चार्ट 780 का लेवल क्रॉस करते हुए, और आईटी स्टॉक जो इस समय अच्छी मूव दिखा रहा है। देखिए, बिल्कुल सही बात है दीपांशु, कम ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें कुछ मोमेंटम दिख रहा है, लेकिन साइंट का ओवरऑल ट्रेंड देखें तो अभी भी कमजोरी का ही है। ये बात सही है कि 750 के आसपास एक सपोर्ट है, वहीं से बाउंस आता हुआ दिखा है, लेकिन कोई खरीदारी की राय नहीं है। अभी थोड़ा वेट एंड वॉच करें। अभी इस स्टॉक में टर्न अराउंड का या बेस बिल्डिंग का कोई संकेत दिखता नहीं है, तो जब तक देखिए 850 के लेवल्स ये स्टॉक ना निकाल ले तब तक नई खरीदारी नहीं करनी है। जिनके पास पहले की पोजीशन है अभी तक नहीं निकले हैं तो 750 पर एक स्टॉप लॉस जरूर रखें। तो 750 पर एक स्टॉप लॉस रख लीजिए और साइंट पर रखिए नजर। बाकी आईटी के सामने मूव कर रहा है। ओके, तो ये आपके लिए राय। अभी ये चीन में अभी भी लॉकडाउन चल रहा है लॉकडाउन या नहीं है? कहीं कहीं है, मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज लगा रहे हैं, थोड़े कहीं करते रहते हैं। हाँ, ओके, खत्म नहीं हुआ उनका। तो लॉकडाउन में तो लोग वीडियो गेम्स वगैरह ये बाकी सारे गेम ऑनलाइन गेम ज्यादा खेलते हैं। बिल्कुल। ये वरुण उल्टी रिसर्च कैसे लेके आए? जी, घर पे गेमिंग शेयरों में गिरावट आई है चीन में? हाँ, क्या बात कर रहे हैं? अच्छे खासे गिरे अनिल जी, 8-8, 10-10% गिरे, 6 से 7% ऑन एन एवरेज गिरे। अच्छा, क्या वजह? अनिल जी, कसिनो बंद हो गए मकाऊ में। ये वजह जो अभी कल परसों जो बंद हुए सर। हाँ, अच्छा, तो मैं आपको स्टोरी बता दूं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कैसीनो में हमारा बड़ा इंटरेस्ट है मतलब खेलने में नहीं, स्टोरी जानने में। ओके अनिल जी, तो मैं पहले आपको ये स्टोरी बता दूं कि आज आपने देखा कि हांगकांग के शेयर मार्केट जो है उसमें भी अच्छी खासी गिरावट देखने मिली। इनफैक्ट पूरा चाइना के शेयर मार्केट जो उसमें गिरावट देखने मिल रही है। तो वहाँ पे एक कोविड का नया वेरिएंट पाया गया है BA.5। ये कोविड BA.5 यार, ये कोई आसान नाम नहीं रख सकते।
जो याद हो जाए इस चीज। ओमिक्रॉन डेल्टा BA.5। हाँ ओके, ये है। तो ये जो वेरिएंट है अब वो पाया गया है, तो ये एक दिक्कत की बात आगे है। अगले नेक्स्ट कौन सा MA आएगा डॉक्टरेट करेगा उसके बाद PhD MPhil DPhil। कहाँ से लोग नाम निकाल के लाते हैं? BA.5। ओके, 5 अटेम्प्ट में BA पास हुआ है। नेक्स्ट। हाँ। तो अनिल जी ये वेरिएंट मिला है, और बेसिकली अगर आप देखेंगे तो शंघाई में भी जो केसेस है वो अब करीब 69 नए केसेस है, और पूरे चाइना में अगर आप देखेंगे तो करीब 350 के आसपास के नए केसेस। और शंघाई में ये जो नया वेरिएंट है ये भी मिला है BA.5। और सिर्फ यही नहीं, दरअसल मकाऊ अगर आप देखेंगे तो बेसिकली मकाऊ जो है वो इस पूरे गेमिंग या गैमलिंग इंडस्ट्री का कैपिटल माना जाता है, और गैमलिंग इंडस्ट्री के लिए मकाऊ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे अब जो केसेस है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो जुलाई में जो केसेस दर्ज किए गए थे 2020 के बाद, वहाँ से सबसे ज़्यादा केसेस जो है वो अब मकाऊ में देखने मिल रहे हैं। और इसके लिए 2 साल में पहले बार ये हुआ है कि मकाऊ की जो गेमिंग इंडस्ट्री है उसको बंद करना पड़ रहा है। इसके पहले अगर आप देखें तो आखिरी बार फरवरी 2020 में 15 दिन के लिए इस इंडस्ट्री को बंद किया गया था, और अब फिर से इस इंडस्ट्री को बंद किया जा रहा है। 30 से अधिक कसिनोज जो है मकाऊ में उनको एक साथ बंद कर दिया गया है। वहाँ मास टेस्टिंग की बात की जा रही है, और कहीं ना कहीं मकाऊ के जो ज़्यादातर लोग हैं वो इस कसिनो इंडस्ट्री को ही बिलोंग करते हैं। इनफैक्ट मकाऊ सरकार का अगर आप देखेंगे तो करीब 80% के आय आसपास की आय जो है वो केवल गेमिंग इंडस्ट्री से ही आती है। और इसके लिए आपने देखा कि जैसे ये लॉकडाउन की खबर है या फिर ये कहा गया कि मकाऊ में अब कसिनोज को बंद करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपने देखा कि जितने ये कसिनो वाले स्टॉक्स थे उनकी पिटाई शुरू हो चुकी थी। इनफैक्ट काफ़ी सारे स्टॉक्स है जैसे कि सैंड्स चाइना है, मेलको इंटरनेशनल है, MGM चाइना है, ये सब जो स्टॉक्स थे उनमें 6 से 7% के आसपास की गिरावट आई। तो अगर ये मकाऊ ऑनलाइन गेमिंग में होता तो शायद इतना इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन हाँ क्योंकि ये कसिनोज है जहां आप जाके खेलते हैं और इनको बंद करने की अब बात की जा रही है, फिर बंद कर दिए गए हैं, तो उसका इम्पैक्ट आपने देखा, और इसके लिए ये जो गेमिंग स्टॉक्स है उनकी पिटाई हुई है। तो गेमिंग स्टॉक्स की तो पिटाई हुई है, सारे मार्केट की भी आपने पिटाई होते हुए देखी है। जहाँ तक चीन का सवाल है, हमारा गेमिंग स्टॉक वैसे बचा हुआ है। हमारा तो आशीष जी की वजह से बचा हुआ है। आशीष जी ये क्या कहेंगे, मकाऊ में जो कैसीनो सब बंद हो गए इसको? अनिल जी ये देखिए बिल्कुल डेंट है। और अनिल जी मैं एक चीज़ ज़रूर ऐड करता हूँ, ये जो कसिनो है ये एक एक्सपीरियंस है अनिल जी। ये जो ऑनलाइन है ना, जैसे इंडिया में भी ऑनलाइन आया तो आप देखिए ऑनलाइन स्टॉक्स भी जो एक यूफोरिया बना था सारे के सारे नीचे हो गए। सो अनिल जी मतलब इस चीज़ में भी कुणाल जी ऐड कर सकते हैं अपना एक्सपीरियंस भी, क्योंकि वो बहुत मतलब प्रोफाउंड कसिनो प्लेयर हैं। तो जो अनिल जी जाके जो एक फील आती है, जो टोटल एक्सपीरियंस होता है कसिनो, अनिल जी देयर आर हॉलीडेज अराउंड डेल्टा, देयर आर हॉलीडेज अराउंड मकाऊ, देयर इज हॉलीडेज अराउंड वेगस। सो अनिल जी सारे की सारी है ना, इट्स अ थीम, इट्स एन एक्सपीरियंस। ये सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ कसिनो खेलना है कि मेरे घर पे अगर रूले लग जाएगा या ब्लैक जैक शुरू हो जाएगा तो हम खेलने लग जाएंगे, या वो तो अनिल जी दिवाली पे सब चलता ही है। लेकिन अनिल जी ये चीज कभी मैच हो ही नहीं सकती ऑनलाइन में। तो ये जो ऑफलाइन का डेंट है ये ऑफलाइन ही भर सकता है जब चीजें ठीक होंगी। ओके कुणाल जी, जो कुछ भी इन शेयरों के बारे में या इन बिजनेस के बारे में जो आशु जी ने कहा उस पर हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं आपसे जानने। आपके बारे में जो कहा वो सही है कि नहीं, वो बताइए। अनिल जी सरासर गलत है अनिल जी। ओके अभी अनिल जी सरासर गलत है। बरसों बाद अनिल जी अभी हम लोग कसिनो गए थे, लेकिन अनिल जी मैं एक बार मकाऊ गया हूँ और मैंने अनिल जी वहाँ देखा है कि वहाँ लोगों में जबरदस्त अनिल जी उत्साह है कसिनोज में जाने का। अनिल जी असल में क्या है कि चीन की सोसाइटी ऐसी है कि वहाँ आपको बहुत कुछ करने की आज़ादी नहीं है। करेक्ट। तो अनिल जी जब वो लोग मकाऊ जाते हैं तो जिस शिद्दत के साथ अनिल जी लोग कसिनो में खेलते हैं वो अनिल जी देखते ही बनता है। अच्छा। तो अगर मकाऊ बंद हो गया तो अनिल जी वहाँ तो लोग तड़प रहे होंगे, ये मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ। तो ये जो क्या बोला था आशीष जी ने, क्या शब्द यूज किया था? एविड कैसीनो प्लेयर नहीं, क्या बोला, क्या बोला था? प्रोफाउंड प्लेयर। प्रोफाउंड प्लेयर। तो आप प्रोफाउंड प्लेयर जैसे प्रोफाउंड यूजर, समझ गया, वो शब्द याद नहीं आ रहा था। तो कुणाल जी आप प्रोफाउंड प्लेयर हैं या प्रोफाउंड स्पेक्टेटर हैं? अनिल जी देखिए मैं कसिनो जाता हूं केवल साइकोलॉजी समझने के लिए अनिल जी, क्योंकि अनिल जी बहुत बार लोग ट्रेडिंग को इसका पैरेलल मानते हैं कसिनो का। तो अनिल जी अगर कोई नया विद्यार्थी है अनिल जी ट्रेडिंग का तो उसको कसिनो एक बार जरूर जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है अनिल जी। बहुत कुछ समझ आता है वहां जाकर। अच्छा क्या बात है, बड़े खतरनाक बड़े अनिल जी जी आशु सर जी
अनिल जी, ये कुणाल जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अनिल जी, मैं ये एग्जांपल मतलब गोवा में कई लोगों को मैंने लाइव दिया। अनिल जी, जैसे कोई अगर रूले खेलने लगता है तो अनिल जी पहले वो 2000 डालेगा, तो अनिल जी वो 2-2 हज़ार करके अगर 5 बार हार जाएगा लेकिन डालेगा 2-2 हज़ार, तो मैं उनको कहता हूँ एक बार 10,000 डालो, आप स्प्रेड वहां पे भी बना सकते हो अच्छा और काम कर सकते हो कि आपके पास 10,000 है। सेम चीज अनिल जी यहाँ पे भी होती है। हम 5-5 लाख करके रिटेल 2-2 लाख करके मार्जिन देके 2-2 लाख खत्म कर देंगे, लेकिन एक बार में 10 लाख नहीं डालेंगे कि सौदा संभाल सके। तो अनिल जी ऐसे बहुत सारी सिमिलीज हैं जो मैं शेयर कर सकता हूँ, और मैं कभी बुक लिखूंगा तो अनिल जी उसमें सब ये डालूंगा मैं। कसीनो में भी स्प्रेड। गजब है आशीष जी, गजब, बहुत ही बढ़िया। आप लिखिए बुक, मैं आपसे एक गिफ्ट वाली कॉपी मंगा के जरूर पढ़ूंगा। इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, खरीदूं ना खरीदूं, गिफ्ट वाली जरूर। आप ही को करना है। ओह माय गॉड, जल्दी से लिख दीजिए, बाद में कहीं चार्जेस वगैरह बढ़ जाए मतलब लेना शुरू कर दूं। अभी तक तो मुफ्त में ही कर रहा हूँ। धन्यवाद सर। चलिए आइए 3-20 की स्ट्रेटजी पर चलते आगे। लेते हैं अनिल से आज की फाइनल मार्केट स्ट्रेटजी। सर कुछ ज्यादा सुधरा नहीं है डाउ, और 150 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स, नास्डैक फ्यूचर्स में आपको 0.5% की गिरावट देख रही है, तो कमजोरी तो वहां पर है। यूरोप के बाजार आधे से 1% नीचे है। अच्छी बात है कच्चा तेल 2% फिसला है, खराब बात है रुपया भी रिकॉर्ड लो पर है। क्या करके जाना है सर? जी देखिए, निफ्टी के जहाँ तक सवाल है 16,200 के नीचे बंद नहीं हुआ, वो 16,265 के आसपास, 250 के आसपास आकर रुक गया, तो बंद तो ठीक ही हो रहा है। 16,200 की क्लोजिंग बुरी नहीं है। अब सिचुएशन क्या है, हमारे मार्केट तो अच्छे रिकवर होकर बंद हो रहे हैं हायर साइड पर, लेकिन डाउ, रुपया, कच्चा तेल कोई खास सपोर्ट नहीं है। अब जो कल सुबह होगा ये बड़ा होगा, या तो आप गैप से 100-150 पॉइंट ऊपर खुलेंगे या गैप से 100-150 नीचे खुलेंगे। अब वो किधर खुलेंगे नहीं पता आपने, नहीं पता तो नहीं पता, ज़्यादा वो मान लें। क्यों? लोकल मार्केट के हिसाब से देखें तो कल आप गैप से ऊपर खुलने चाहिए, क्योंकि जो हिसाब से आज रिकवरी दी है, जो हिसाब से बंद होते हुए ताकत दिखाई है, कल आप गैप से ऊपर खुल के 16,300 को पार ही कर जाएं, 16,275 के ऊपर खुल के तेजी कर लें। एक तो ये ऑप्शन है। लेकिन जैसा कि अमेरिका दिखा रहा है, अगर उसके बाद गिर जाए 150-200 और थोड़ा ज़्यादा गिर जाए, तो फिर आज आपने जो ताकत दिखाई वो कोई काम नहीं आएगी सुबह सुबह। आज की ताकत अपनी जगह, कल फिर आप सीधा 100-150 नीचे खुलेंगे। राइट। सो दोनों में से क्या होगा मुझे नहीं पता, तो मैं आपको सिर्फ ये कह सकता हूँ, लॉन्ग पोजीशन है 16,000 का पुट ऑप्शन खरीद कर हेज कर लें। शॉर्ट पोजीशन है 16,400 का कॉल ऑप्शन खरीद कर आप अपने हेज कर लें। जितनी पोजीशन ओवरनाइट कम रखें उतनी ठीक रखें, तो भी कोई बात नहीं। वो मान कर चलें कि कल मार्केट आपकी उम्मीद के विपरीत खुलेगा, आपके ट्रेड के विपरीत खुलेगा, तो आप कितनी पोजीशन पर अपना मेंटेन कर सकते हैं, अपनी रिस्क मैनेजमेंट करके जाएं। क्योंकि जो हिसाब से डाइवर्जेंस दिख रहा है ना दोनों में, लोकल और ग्लोबल ट्रिगर्स में, तो ये जो भी होगा बड़ा होगा। या तो हमारा मार्केट देखे अमेरिका सुधर जाए तो हम कल फिर से मजबूत हो जाएंगे, या अमेरिका को देख के कल सुबह हमें गिरना पड़े। लेट्स सी क्या होता है। बैंक निफ्टी कंपेरेटिवली बेहतर है, क्योंकि आप 35,400 के आसपास उसके ऊपर बंद हो रहे हैं, बढ़िया क्लोजिंग हो रही है। लॉन्ग पोजीशन है 35,000 का पुट ऑप्शन खरीद कर आप अपने आप को हेज कर सकते हैं। शॉर्ट पोजीशन है तो आपके लिए कोई ऐसी खास रिस्क दिख नहीं रही, फिर भी 35,600 या 35,700 का एक कॉल ऑप्शन खरीद कर आप अपने आप को हेज कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन फ्रेश पोजीशन अब कल ही बनाएं, ज़्यादा बेहतर है। बट जो एग्जिस्टिंग है उस पर डर नहीं है, होल्ड कर सकते हैं आराम से हेज के साथ। हेजिंग रखिए, हेजिंग करेंगे बिल्कुल सर। तो चलिए थोड़ा हेज के साथ पोजीशन को होल्ड करके जाइए, और कल आएंगे नई पोजीशन उसी हिसाब से बनाएंगे। एक दो कैश स्टॉक्स हैं, जल्दी से एक बार वहां पर टच कर लेता हूं क्योंकि अच्छे ब्रेकआउट आ रहे हैं। अनुपम रसायन, हम केमिकल स्टॉक्स की बात कर ही रहे थे। सचिन जी, अनुपम रसायन 8.5% ऊपर, जरा इस पर जल्दी से अपनी राय दें। सचिन जी, सवाल आपके लिए था अनुपम रसायन पर सर। आपका ऑडियो म्यूट है सचिन जी। दीपांशु, मुझे स्टॉक सिंबल नहीं मिल रहा है। ओके, कोई बात नहीं। सुमित जी जरा देख लें, अनुपम रसायन 8.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है इस समय 675 के लेवल पर। बिल्कुल, अनुपम रसायन का सिंबल अनुरस है, ANURAS। ये स्टॉक के अंदर मोमेंटम बन रहा है और पिछले 10 दिनों के हायर लेवल पे आ चुका है। स्टॉक 670 के ऊपर 700 रुपए तक का मूव जल्दी दिखाएगा। पोजीशंस होल्ड करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें, जो कि नीचे में 650 के पास बनेगा। यह है आपके लिए अनुपम रसायन, जहां पर रखनी है नजर। अच्छी मूव आ रही है। एक कॉल किरण जी की तरफ से। किरण जी, वक्त थोड़ा कम है, बिगुल के बिना ही बता दें सर।
बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए टोरेंट पावर अभी 485-86 के आसपास फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा है। आपका स्टॉप लॉस 482 का रहेगा। कल के लिए टारगेट्स 497-500 ये टारगेट्स रहेंगे। ओके, तो टोरेंट पावर इस पर एक अच्छा ब्रेकआउट आया। सुबह हम देख रहे थे टाटा पावर एनटीपीसी दोनों ही अच्छे एक्शन में थे। अब टोरेंट पावर इसको खरीद कर जाएं। ये सुमित जी, आपको कैसे पता चला अनुपम रसायन का जो कोड है वो अनुरस है? अनिल जी, एक्चुअली मुझे पता था और जब दीपांशु ने बोला तब मैं वो स्टॉक ट्रैक कर ही रहा था। हाँ। और मेरे को लगा था कि दीपांशु मेरे पास ही आएंगे। अच्छा, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन क्या कुणाल जी वाकई में इसका कोड अनुरस है या इन्होंने अपने हिसाब से रखा हुआ है? नहीं अनिल जी, वाकई में कोड अनुरस है। और अनिल जी, इसमें कोई और रसीला सत्य हो तो अनिल जी वो पूछ लीजिए, सुमित जी बता देंगे। नहीं बताएंगे, नहीं अलग से ही पूछना पड़ेगा, ऐसे बताएंगे भी नहीं होगा तो ये। चलिए, बाजारों के समापन समारोह की तैयारी है आज। डाउन बट नॉट आउट ये कह सकते हैं हम निफ्टी को। बैंक निफ्टी शानदार आउट परफॉर्मर 300 पॉइंट तेज होता हुआ दिख रहा है। तो ये है आपके लिए क्लोजिंग पर विशेष माहौल बाजार का इस वक्त बनता हुआ दिखा है। एक बार जल्दी से मैं सारे पहले आपको ग्लोबल मार्केट्स दिखा दूं ताकि आपको अंदाजा लगे कि हमारे बाजारों के बंद होने वक्त बाकी सिचुएशन कैसी है। पहले डाउ फ्यूचर्स देख लीजिए, 156 अंक नीचे है। नेस्डेक 100 अंक नीचे आपको, यानी 100 अंक नीचे नेस्डेक, 150 अंक नीचे डाउ, ये ध्यान रखना। अब आइए कच्चा तेल, $104 के आसपास आपको कच्चा तेल नजर आएगा। उसके बाद यूरोप के सारे बाजार भी देखेंगे और करेंसी मार्केट भी। यहाँ कच्चा तेल नीचे आया दी, 102.50। पहले ऐसा गैप से खोल तो नहीं देगा जिस हिसाब से कच्चा तेल वापस अगर पता चला 95 हो जाए। ब्रेंट 105 के आसपास, हमें तो ब्रेंट देखना है। अच्छा, जरा एक बार जल्दी से करेंसी दिखाइए और यूरोप के बाजार दिखाइए, वहाँ पर क्या हाल है। 79.43 करेंसी मार्केट लोज पर ही चल रहा है, 18 पैसे की कमजोरी रुपए में बनी हुई है। यूरोप के बाजार देख लेते हैं कि डैक्स, कैक और फुटसी ये तीनों बाजार किस तरह का ट्रेड कर रहे हैं। तो 0.5% के आसपास का गिरावट यहाँ पर दिख रहा है, 0.5% दोनों ही गिरे हुए हैं। और इंग्लैंड के बाजार भी देख लीजिए, यहाँ पर भी कमजोरी का माहौल आपको नजर आएगा, 0.5% का। ओके, उतना खराब नहीं है सर, एक्चुअली ब्रेथ बाजार की उतनी खराब नहीं है। मैंने खराब बिल्कुल, एडवांस डिक्लाइन अच्छा ही है, बट वो दिग्गज आईटी गिरा हुआ है। आईटी से दबाव है, बाकी तो सब कुछ ठीक है। 2200 शेयर मजबूत है बीएससी पर, 1400 शेयर कमजोर है। एनईसी पर 1275 शेयर मजबूत है, 700 शेयर कमजोर है। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी है। और बैंक निफ्टी 313 अंक ऊपर बंद हुआ है, निफ्टी 21 अंक नीचे बंद हुआ है। निफ्टी की जो क्लोजिंग मिलेगी थोड़ी 5-7 पॉइंट ऊपर मिलनी चाहिए, 16,200 के ऊपर बंद होगा। और बैंक निफ्टी लगभग यही 35,425-450 के आसपास ही, 450 के आसपास बंद होना चाहिए। ये प्रोविजनल क्लोजिंग है। वाह, फाइनली क्लोजिंग सिर्फ 4 पॉइंट नीचे आई है दीप। हम कह रहे 15,200 के ऊपर मिलनी चाहिए, 210, 215 के आसपास, 216 पर आगे। और बैंक निफ्टी थोड़ा और बेहतर हुआ है, 35,450 का आइडिया था, लेकिन 35,470 के आसपास जाकर बंद हुआ है, 345 अंक ऊपर। थैंक यू वेरी मच। सेंसेक्स में 86 अंकों की यहाँ पर होती हुई दिखी है कमजोरी इस वक्त। विदा लेने का वक्त। कुणाल जी, राकेश जी, आशु सर, वागले साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित जी, आप है ना विदा लेने के वक्त ही बहुत ज्यादा मुस्कुराते हो, आपको क्या लगता है? जैसे वो स्कूल में छुट्टी होती थी, घंटी लगी एकदम वैसी फीलिंग आती है, बैग लेकर रेडी। हाँ, पहले से होटल सब रख के, बैग रख के, वही वाली फीलिंग आती है आपको? क्या नील जी ने छोड़ा भागो? नहीं, ऐसा नहीं है। खुशी तो उतनी दिख रही। ऐसा है कि हम जब विदा ले रहे हैं, स्माइल लेके विदा ले रहे हैं ताकि कल वापस एक अच्छे मोड में। अच्छा, बैठे बैठे साथ में रहे, बहुत बोलने में बहुत स्मार्ट हो गया। फीलिंग तो वही थी, इसमें कोई डाउट नहीं। ओके सुमित जी, कल सुबह फिर होगी आपसे मुलाकात। ओके, सचिन जी, साथी किरण जी और आशीष सर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने के लिए आज के शो में। जैसा कि सुमित जी ने कहा है, मुस्कुराहट के साथ जाइए, कल सुबह फिर से होगी आप सबसे मुलाकात। मुझे और दीप को दीजिए इजाजत, नमस्कार।